एक बर्फीली क्रिसमस ईव पर सड़कें फेस्टिव म्यूजिक और खुशमिजाज हॉलिडे क्राउड से गुलजार हैं। फैमिलीज और कपल्स इस विंटर नाइट का मजा ले रहे हैं, पूरी तरह से फेस्टिव स्पिरिट में डूबे हुए हैं। जुओं, जो डार्क कोट पहने एक लंबा चौड़ा आदमी है, उन्हें जाने देने के लिए चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता है। उसे दुख के साथ यह एहसास होता है कि जब बाकी सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो इन ठंडी सड़कों पर बिल्कुल अकेला है। सबवे एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हुए जुओं उस खुशमिजाज भीड़ को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी उसका ध्यान ठंड में बाहर खड़े एक और अकेले शख्स पर जाता है। एक बेघर आदमी जिसने सांता क्लॉज के कपड़े पहने हैं, एक साइन बोर्ड के पास जमी हुई जमीन पर बैठा हुआ विश मांग रहा है। नॉर्मली जुओं सीधे आगे निकल जाता, लेकिन आज उस दर्दनाक एक्सीडेंट की एनिवर्सरी है जिसने उसके पेरेंट्स को छीन लिया था, जिससे वो बिल्कुल अकेला रह गया था। अपने जैसे ही एक अकेले शख्स की तरफ खिंचा चला जाकर वो उसके पास जाने का फैसला करता है। एक अच्छा काम करने का सोचकर जुओं उस स्ट्रगल कर रहे संता के लिए कुछ कैश और एक ट्रायंगल किम्बैप निकालता है। वो खाने और पैसों को साइन बोर्ड पर रख देता है, ये सोचकर कि उसका चैरिटी का काम पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही वो डोनेशन रखता है, वो संता गुस्से से या झटके से उसकी कलाई पकड़ लेता है, दयालुता से बेहद इमोशनल होकर और विश पूरी करने की जिद करने लगता है। तुरंत अपने फैसले पर पछताते हुए जुआन उस आदमी को झटकने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि इसी वजह से वो कभी अच्छे काम नहीं करता। वो अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हैरान रह जाता है कि इस बूढ़े आदमी की पकड़ सुपर ह्यूमन है। जुआन, जिसे अपनी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं दबाया था, 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा है। वो संता उससे कोऑपरेट करने की भीख मांगता है, दावा करता है कि वो अर्थ पर फंसा हुआ है और तब तक घर नहीं लौट सकता जब तक वो एक असली विश पूरी नहीं कर देता। ये देखकर कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, जुओं पूछता है कि क्या सिर्फ एक विश मांगने से उसे छोड़ दिया जाएगा, और वो बूढ़ा आदमी मान जाता है। इसे जल्द से जल्द खत्म करने की उम्मीद में जुओं लॉटरी जीतने की विश मांगता है, लेकिन सांता उसे नकली विश मांगने के लिए टोकता है और उसके दिल की असली इच्छा बताने को कहता है। इस डिमांड की वजह से जुओं खुद के अंदर गहराई से झांकने पर मजबूर हो जाता है। अपने भारी अकेलेपन और एक असली फैमिली के लिए अपनी दबी हुई चाहत का सामना करता है। इस अजीब बात को स्वीकार करते हुए वो आखिरकार अपनी सबसे गहरी विश बताता है। सांता से कहता है कि उसे एक प्यारी वाइफ और नेवले जैसी क्यूट बेटी चाहिए। वो संता दावा करता है कि वो एक अकेले इंसान की गहरी और सच्ची चाहत को महसूस कर सकता है और ऐसे इंसान से मिलकर खुद को लकी समझता है जो अकेलेपन को समझता है। वो मुस्कुराता है और जुआन को एक साफ दिल वाली वाइफ और बेहद प्यारी बेटी दिलाने का वादा करता है। इस अजीब और डरावने बर्ताव से डरकर जुआन खुद को छुड़ाता है, लेकिन वो अजीब सांता उसे एक खुशहाल जिंदगी की विश देता रहता है। आखिरकार अपनी पकड़ छुड़ाकर जुओं चिल्लाते हुए सड़क पर भागता है कि वो आदमी पागल है, जबकि संता उसके पीछे से चिल्लाता है कि वो अपनी पूरी मैजिकल पावर का यूज करके उसकी विश पूरी करेगा। जैसे ही जुओं भागकर सबवे में जाता है, संता चिल्लाता है कि पूरा संता विलेज उसे सपोर्ट कर रहा है। ट्रेन के अंदर सेफ होकर जुओं अपनी सांसें काबू में करने के लिए बैठ जाता है। खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो बस शहर के किसी आम पागल से मिला था, लेकिन घर जाते हुए वो थोड़ा उदास महसूस करता है और खुद से मानता है कि दिल की गहराइयों में वो भी बस खुश रहना चाहता है। वो आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है और नॉर्मल होने की विश करता है, लेकिन एक अजीब स्मेल और चुभने वाली ठंड उसे वापस होश में ले आती है। वो नींद के नशे में जागता है और उसे एक बहुत बड़ा शौक लगता है। वो अब सबवे पर नहीं है, बल्कि एक पिंजरे वाली गाड़ी के अंदर बंद है जो एक मेडिवल फैंटेसी विलेज से होकर गुजर रही है। अपने अंडरवियर में स्ट्रिप किया हुआ और लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ वो डेस्परेटली सोचता है कि वो कहाँ है। उस तंग गाड़ी में आसपास कई गंदे जंजीरों में बंधे कैदियों को देखते हुए उसे एहसास होता है कि वो किसी तरह एक मेडिवल सेटिंग में भेज दिया गया है। भारी कदमों की आवाज पास आती है और उसे किसी अनजान लैंग्वेज में बोलते हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोहे की सलाखों के बीच से देखते हुए वो फुली आर्मर्ड सोल्जर्स को उस एरिया में पेट्रोलिंग करते हुए देखता है और वो उनकी कहीं एक भी बात नहीं समझ पाता। इस मेडिवल माहौल, फॉरेन लैंग्वेज और किसी भी जानी पहचानी चीज के न होने को देखकर वो तुरंत इस पॉसिबिलिटी को खारिज कर देता है कि ये कोई मूवी सेट है। ये समझने के लिए स्ट्रगल करते हुए कि क्या ये कोई रियलिस्टिक सपना है या रियलिटी, उसे सच को स्वीकार करना पड़ता है। उसे किसी दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है। चुभती हवा में बुरी तरह कांपते हुए वो कोने में पड़े एक बेजान कैदी को देखता है, ये जानते हुए कि उसे अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटी देनी होगी। वो खिसक कर उसके पास जाता है, धीरे से सॉरी बोलता है और उस आदमी का फटा हुआ ग्रीन ट्यूनिक पहनने के लिए ले लेता है। ठंडे लकड़ी के फर्श पर लेटे हुए वो दुख के साथ संता के वादे को याद करता है, ये सोचते हुए कि क्या ये दर्दनाक कैद ही वो खुशी है जिसका उससे वादा किया गया था, और क्या हैप्पी लाइफ का उसका आइडिया ही शुरू से गलत था। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, गाड़ी जंगल में और गहराई में चली जाती है, जिससे वो बस इस बुरे सपने से जागने की प्रेयर करता रहता है।
इस अंतहीन सफर के दौरान वो कुछ जरूरी बातें पता करता है, जिसकी शुरुआत इस दर्दनाक एहसास से होती है कि पिंजरे में मौजूद हर शख्स को एक स्लेव माना गया है। वो उनके इस लंबे सफर का पर्पस भी समझ जाता है। आर्मर्ड सोल्जर्स उन्हें एक टाउन से दूसरे टाउन ले जा रहे हैं ताकि उन्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच सकें। जब भी वो किसी नई बस्ती में पहुंचते हैं, गार्ड्स पिंजरा खोलते हैं और लोकल बायर्स के इंस्पेक्ट करने के लिए कैदियों को लाइन में खड़ा कर देते हैं। भले ही खुद को एक प्रॉपर्टी के रूप में स्वीकार करना उसके प्राइड को ठेस पहुंचाता है, लेकिन इन ऑक्शंस के दौरान जोहान को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि इस घुटन भरे लकड़ी के पिंजरे से बाहर निकलने का इकलौता टिकट उसका बिक जाना ही है। अपनी सॉलिड फिजिकल कंडीशनिंग और एथलेटिक बिल्ड को देखते हुए उसे भरोसा है कि वो तुरंत बिक जाएगा। लेकिन वो उम्मीद जल्दी ही निराशा में बदल जाती है जब वो कई और गांवों में जाते हैं और कोई भी उसे खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जू हॉन लगातार मिल रहे रिजेक्शन से पूरी तरह टूटकर गाड़ी में लेटा हुआ है और खुद से सवाल कर रहा है कि क्या जिंदा रहने का कोई फायदा भी है। अपने सबसे बुरे दौर में उसे अपनी स्वर्गीय माँ की बचपन की सलाह याद आती है कि हमेशा कड़ी मेहनत करो और हिम्मत मत हारो। वो मन ही मन अपने पेरेंट्स को पुकारता है, ये सोचते हुए कि क्या वो इस बुरे सपने से बच पाएगा, जबकि उस अजीब संटा के वादे उसके दिमाग में गूंज रहे हैं। ये महसूस करते हुए कि खुशी सिर्फ एक क्रूर मजाक थी, जुवान फैसला करता है कि अब बहुत हो गया और वो गाड़ी के फर्श पर पड़े एक मेटल फॉक की तरफ हाथ बढ़ाता है। उस काम चलाऊ वेपन को पकड़ते हुए वो तय करता है कि इस लगातार होने वाले दर्द से बचने का इकलौता रास्ता अपनी जिंदगी खत्म करना ही है। वो नुकीले हिस्सों को अपने गले पर दबाता है, लेकिन अचानक थम जाता है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी कहानी का अंत एक दयनीय स्लेव के पिंजरे में नहीं करना चाहता। वो अभी भी डेस्परेटली असली खुशी पाने का एक मौका चाहता है। जैसे ही वो फॉक नीचे करता है, लोहे की सलाखों के बीच से एक कोमल हाथ अंदर आता है जिसमें ताजे और गर्म ब्रेड का एक टुकड़ा है। वो ऊपर देखता है और एक खूबसूरत दयालु महिला को अपनी तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए देखता है। वो धीरे से बोलती है और उसकी ड्रेस के पीछे से झांकती हुई एक बेहद क्यूट छोटी लड़की दिखाई देती है। हैरान होकर जू अपना फॉक फर्श पर गिरा देता है। गांव में एक साधारण सा लकड़ी का घर चुपचाप खड़ा है। अंदर वो महिला छोटी लड़की के साथ बैठी है और दोनों मिलकर एक सिंपल मील शेयर कर रही हैं। वो ब्लॉन्ड बालों वाली बच्ची सीधे अपने बाउल से सूप पीती है, जबकि वो महिला अपना खाना बच्ची की तरफ बढ़ाती है और उसे प्यार से और खाने के लिए कहती है। छोटी लड़की कुछ सेकंड के लिए दोनों बाउल्स को बारी बारी से देखती है और फिर अपना सिर हिला देती है। लिजी कहती है कि उसका पेट पहले से भरा है और वो चाहती है कि बाकी खाना वो खा ले, लेकिन वो छोटी बच्ची एक समझदार एडल्ट की तरह बर्ताव करती है और उसे लेने से मना कर देती है। लड़की जवाब देती है कि अगर उसे भूख लगी है तो लिजी को भी भूख लगी होगी। ऐसा कहकर वो प्यार से खाना वापस उस महिला की तरफ बढ़ा देती है। लिजी प्यार से मुस्कुराती है और खाना मिलकर शेयर करने के लिए मान जाती है, लेकिन उनका ये पीसफुल पल अचानक टूट जाता है जब घर में एक जोर की आक्रामक खटखटाहट गूंजती है। लिजी तुरंत बच्ची को अपनी बाहों में खींच लेती है और उसे कसकर पकड़ लेती है और फुसफुसाते हुए कहती है कि दरवाजा मत खोलना। विलेज चीफ दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो जोर से अनाउंस करता है कि गांव ने कैदियों में से एक को उसका नया हस्बैंड चुना है और उसे उसके साथ वापस पहाड़ पर जाने की तैयारी करने का ऑर्डर देता है। ये हैरान करने वाली खबर लिजी को एक गहरे सदमे की तरह लगती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है क्योंकि वो उस जगह पर उसका इंतजार कर रहे बुरे सपने को दोबारा जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। भले ही बचना इम्पॉसिबल है, वो छोटी लड़की को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है और उसे छोड़ने से मना कर देती है। भले ही वो बच्ची को थोड़े समय से ही जानती है, लेकिन उसे बिल्कुल अकेला छोड़ने का ख्याल ही पूरी तरह से असहनीय है। लिजी की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसका दिल गहरे दुख से भर जाता है। उसके डर को महसूस करके वो छोटी लड़की भी रोने लगती है। उसका धीरे धीरे रोना जल्दी ही जोर जोर से सिसकने में बदल जाता है, जिससे वो अंधेरा घर उदासी से भर जाता है और एक भारी घुटन भरा माहौल उन्हें घेर लेता है। जैसे ही रात होती है, लिजी अंधेरे कैबिन में चुपचाप बैठती है, जबकि छोटी लड़की पास में ही शांति से सो रही है। उस जीते जागते बुरे सपने में वापस जाने का ख्याल ही उसके शरीर को डर से कांपा देता है। एक बार उससे बचने के बाद उसी अब्यूज और सफरिंग का दोबारा सामना करने का ख्याल पूरी तरह से असहनीय लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे सोती हुई बच्ची की तरफ जाती हैं और वो उसे सांस लेते हुए देखती है। उस छोटी लड़की की दुखद सिचुएशन लिजी को उसके खुद के दर्दनाक पास्ट की याद दिलाती है। वो बच्ची बस एक मरे हुए आदमी की बेटी है और उसे अभी तक कोई नाम भी नहीं मिला है, और उसे देखकर हमेशा वो यादें ताजा हो जाती हैं जिन्हें लिजी ने दफनाने की बहुत कोशिश की थी। कई साल पहले उसके खुद के पिता ने एक खरगोश की खाल के बदले उसका सौदा कर दिया था। उसकी जिंदगी को ऐसे ट्रीट किया जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। जिस दिन वो अपने नए घर पहुंची, वो उसकी कभी ना खत्म होने वाली दुर्दशा की शुरुआत थी। उसने अभी अपना थोड़ा बहुत सामान अनपैक भी नहीं किया था कि वो आदमी
जो उसका हस्बैंड बनने वाला था, उसके साथ बेहद क्रूरता से पेश आने लगा। उस दर्दनाक पल में लिजी को एहसास हुआ कि उसकी नई जिंदगी कोई सेफ हेवन नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक और जेल होगी। उस भयानक अब्यूज के बाद फर्श पर बेबस लेटे हुए एक छोटी सी आकृति धीरे से उसके पास आई। वो छोटी लड़की उसके पास नीचे बैठी और प्यार से उसकी स्किन को छुआ, जैसे वो उसके फिजिकल और इमोशनल दर्द को कम करने की कोशिश कर रही हो। उस कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने के बीच वो छोटी बच्ची लिजी के लिए इस दुनिया में गर्माहट का इकलौता सोर्स बन गई। कुछ समय बाद ही वो क्रूर हंटर हमेशा की तरह पहाड़ों पर चला गया, लेकिन इस बार वो कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने अफवाह उड़ाई कि जंगली भेड़िए उसे हंटिंग ग्राउंड्स में कहीं गहरे ले गए हैं। उसके अचानक गायब होने से बहुत बड़ी राहत मिली, लेकिन वो पीस जल्दी ही एक नए डर में बदल गया। लिजी बहुत अच्छी तरह जानती है कि इस गांव जैसी मुश्किल जगह पर एक अनप्रोटेक्टेड विडो के साथ क्या होता है। बिना पति की महिला को एक बेबस शिकार की तरह ट्रीट किया जाता है जो सेफ्टी फेंस के बाहर खड़ी हो। लिजी और वो छोटी लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कैबिन से बिजी विलेज की तरफ बढ़ते हैं। अचानक वो बच्ची अपनी जगह पर रुक जाती है और एक्साइटमेंट के साथ दूर किसी चीज की तरफ इशारा करती है। दूर से धीरे धीरे आते हुए एक प्रिजनर वैगन को देखकर उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमक उठती हैं। लिजी उसकी नजर का पीछा करती है और धूल भरी सड़क पर एक भारी लकड़ी का पिंजरा धीरे धीरे बढ़ते हुए देखती है। जो हो रहा है उसके खतरे को भांपते हुए वो तुरंत पैनिक करने लगती है। उसे अच्छी तरह याद है कि उसने कैसे छोटी बच्ची को अपने पूर्व पति के हिंसक गुस्से से बचाया था, और वो डर के साथ सोचती है कि क्या हिस्ट्री खुद को दोहराने वाली है। ये नजारा उसे बहुत डराता है, फिर भी वो खुद को वहां से मुड़कर जाने से नहीं रोक पाती। दया से भरकर वो चुपचाप पास जाती है और लकड़ी की सलाखों के बीच से कैदी को ब्रेड का एक टुकड़ा देती है। उनका वो शांत पल तब टूटता है जब विलेज चीफ वहां पहुंचता है और पूछता है कि वो अभी भी यहाँ क्यों घूम रही है। वो उसे वार्न करता है कि सोल्जर्स रास्ते में हैं और उसे जल्दी से अपने कैबिन वापस जाने के लिए कहता है। लिजी एक झूठी मुस्कान लाती है और बच्ची को ले जाती है, लेकिन वो छोटी लड़की गहरी चिंता के साथ उस लकड़ी के पिंजरे को पीछे मुड़कर देखती रहती है। जू वॉन खाली नजरों से उस ब्रेड के टुकड़े को देखता है, लेकिन गार्ड्स अचानक पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं और उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाते हैं। बिना किसी दया के वे उसे बाहर खींचते हैं और सख्त मिट्टी की सड़क पर मुंह के बल गिरा देते हैं। वो ब्रेड का टुकड़ा धूल में लुढ़क जाता है, जबकि जू वॉन अपनी इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन को समझने के लिए स्ट्रगल करता है। कुछ ही पलों बाद 3 कैदियों को इकट्ठा हुई भीड़ के सामने जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जाता है। विलेज चीफ एक क्रूर ऑर्डर देता है और बिना किसी वार्निंग के गार्ड्स दूसरे 2 लोगों को नुकीले वेपन से मार देते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद एक गार्ड एक अजीब चमकते हुए मैजिक स्क्रॉल का यूज करके अपने खून से सने ब्लेड को शांति से साफ करता है। वान पूरी तरह से हैरान होकर देखता है, ये सोचते हुए कि इस अनजान दुनिया में किस तरह का अजीब मैजिक है। उन सोल्जर्स में से एक अचानक विलेज चीफ के पास जाता है और धीरे से रिपोर्ट देता है। दावा करता है कि उसे जुहुआन से मैना फील हो रही है। चीफ तुरंत जुहुआन पर गुस्से से नजर डालता है, जो बेहद कंफ्यूज्ड है और एक भी शब्द समझने में असमर्थ है, बस पूरी तरह से खोए हुए एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देख रहा है। लिजी के कैबिन की सेफ्टी में वापस गांव की एक बुजुर्ग महिला उससे मिलने आई है। वो कुछ बेसिक हाउस होल्ड सप्लाई लाती है और लिजी से कहती है कि उन्हें बाद में यूज करने के लिए संभाल कर रखे। वो बुजुर्ग महिला समझाती है कि नया कैदी उनकी लैंग्वेज नहीं समझता और प्यार से लिजी को याद दिलाती है कि उसे आखिरकार गांव की हेल्प के लिए उन्हें रीपे करना होगा। वो मानती है कि वास्तव में कोई भी लिजी के स्वर्गीय पति को पसंद नहीं करता था, ये समझाते हुए कि गांव वाले केवल उसकी हटिंग स्किल्स की वजह से उसे बर्दाश्त करते थे। हालांकि उन्हें लगता है कि ये नया आदमी अलग हो सकता है। भले ही सोल्जर्स दावा करते हैं कि वो सिर्फ एक आम आदमी है, लेकिन उसके कोमल हाथ और पैर किसी नोबल मैन की तरह दिखते हैं। वो बुजुर्ग महिला मुस्कुराती है और कहती है कि अगर वो अच्छी तरह हंटिंग कर सकता है तो लिजी आखिरकार एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकती है। लेकिन लिजी तुरंत असहमति में अपना सिर हिला देती है। कंफर्टेबल लाइफ जीना अब उसके लिए मायने नहीं रखता। आंखों में आंसू लिए बुजुर्ग महिला के हाथ पकड़ते हुए वो चुपचाप सिर्फ एक चीज की भीख मांगती है। वो उम्मीद करती है कि ये नया पति हिंसक नहीं होगा या किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। वो बस अपने और उस छोटी लड़की के लिए एक पीसफुल लाइफ चाहती है। उनकी बातचीत अचानक बीच में ही रुक जाती है जब सामने के दरवाजे पर जोर की भारी खटखटाहट होती है। लिजी तुरंत सोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और लकड़ी की दीवार में एक छोटे से गैप से बाहर झांकती है। जब वो जुहुआन को विलेज चीफ के ठीक बगल में खड़ा देखती है तो उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। चीफ दरवाजा खोलता है, पहले अंदर आता है और जोर से अनाउंस करता है कि वो उसका नया हस्बैंड लेकर आया है। लिजी उसके शब्दों की भयानक रियलिटी को बड़ी मुश्किल से समझ पाती है। जुओ कैबिन के अंदर कदम रखता है और जोर से पूछता है कि वे उसे कहां ले जा रहे हैं। वो अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह कंफ्यूज्ड है।
चूंकि लिजी उसकी कही एक भी बात नहीं समझ सकती, उसका डर बढ़ जाता है और वो सोचती है कि वे इतने बीमार और पीले दिखने वाले आदमी को उसके घर क्यों लाए हैं। लेकिन तभी उसका ध्यान एक और डिटेल पे जाता है। वो अविश्वसनीय रूप से बहुत लंबा है। लिजी ने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतने विशाल साइज का इंसान नहीं देखा था। जो कंफ्यूजन में उसे वापस देखता है और तुरंत उसे उस दयालु महिला के रूप में पहचान लेता है जिसने उस दिन पहले उसे ब्रेड दी थी। उसे एक डरे हुए खरगोश की तरह कांपते हुए देखकर वो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। विलेज चीफ अचानक जुहुआन का हाथ पकड़ता है और उसे आगे खींचता है। उनके ठीक बीच में खड़े होकर वो फॉर्मली जुहुआन को लिजी के नए पति के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो जबरदस्ती उनके हाथ मिलवाता है और खुशी खुशी उनसे कहता है कि नर्वस ना हो, क्योंकि वे जल्द ही एक असली फैमिली बनने वाले हैं। जुआन का दिमाग आखिरकार सारी कड़ियों को आपस में जोड़ने लगता है। संता क्लॉज ने उससे एक साफ दिल वाली कोमल वाइफ और एक प्यारी सी छोटी बेटी का वादा किया था, और अब एक डरी हुई महिला ठीक उसके सामने खड़ी है, जबकि एक नन्ही बच्ची उसके पीछे किसी डरे हुए हैमस्टर की तरह छिपी है। एक पल के लिए वो अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह भूल जाता है। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है, क्या होगा अगर सांता क्लॉज सचमुच रियल है? भले ही उसकी विश सच हो रही है, फिर भी जुआन ये नहीं समझ पा रहा है कि उसे पहले दूसरी दुनिया में क्यों फेंका गया और इतनी तकलीफों से गुजरने के लिए क्यों मजबूर किया गया। उसके अंदर अचानक गुस्से की एक लहर उठती है। अपने दिमाग में वो खुद को रिवेंज के लिए तैयार एक गुस्से वाले भालू के रूप में देखता है, जबकि लिजी और वो छोटी लड़की बेबस छोटे जानवरों की तरह दिखती हैं जो खाए जाने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हो। कैबिन के बाहर जुहुआन गांव वालों के साथ खड़ा है और ये समझने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। विलेज चीफ और दो अन्य आदमी आपस में बात कर रहे हैं, बीच बीच में उसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे वे उसका भाग्य तय कर रहे हो। आखिरकार गांव वालों में से एक आगे बढ़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जुहुआन इसे सिर्फ एक फ्रेंडली ग्रीटिंग समझता है और बिना किसी झिझक के हाथ मिला लेता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो उसे अपनी तरफ से नॉर्मल ताकत से दबाता है। उस आदमी का चेहरा दर्द से तुरंत बिगड़ जाता है, जिससे जुहुआन पूरी तरह से कंफ्यूज होकर उसे वापस देखता है। एक सेकंड के लिए वो वास्तव में सोचता है कि क्या किसी का हाथ दबाना इस जगह का कोई नॉर्मल रिवाज है। जब वो आखिरकार हाथ छोड़ता है तो गांव वाला दर्द से चिल्लाते हुए पीछे लड़खड़ा जाता है, जिसे देखकर विलेज चीफ जोर से हंस पड़ता है। इसके बाद चीफ जुहुआन को एक धनुष और तीरों से भरा तरकश सौंपता है। हाथों में वेपन पकड़कर वो पूरी तरह से स्पीचलेस रह जाता है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने अचानक उसे एक वेपन क्यों सौंप दिया, लेकिन ये साफ है कि वे उससे लड़वाना नहीं चाहते। इसके बाद चीफ फनी ओवर द टॉप हैंड जेस्चर्स करने लगता है। अपने सिर पर खरगोश के कानों की तरह 2 उंगलियां रखता है और जंगल की तरफ इशारा करता है। तभी जाकर जुआन को आखिरकार बात समझ आती है। वे चाहते हैं कि वो हंटिंग के लिए जाए। विलेज चीफ खुद से बहुत खुश दिखता है, खुश है कि उस विशाल नए आए शख्स ने उसकी इस खराब एक्टिंग को समझ लिया। वो गर्व से मुस्कुराता है और जंगल में आगे इशारा करता है। तभी पास में ही एक सफेद खरगोश दिखाई देता है जो शांति से घास चर रहा है। चीफ एक्साइटमेंट में उसकी तरफ इशारा करता है और उसे शॉट लेने के लिए कहता है, लेकिन जुआन ने अपनी लाइफ में कभी धनुष पकड़ा भी नहीं है। उसे टीवी पर ओलंपिक आर्चरी देखना याद आता है और वो जानता है कि प्रोफेशनल्स के लिए भी टारगेट को हिट करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से धनुष की डोर को पीछे खींचता है और खरगोश पर अपनी नजरें फोकस करता है। वो तीर चलाता है और खरगोश तुरंत गिर जाता है। सच कहूं तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसने इतना परफेक्ट शॉट कैसे लगा लिया। जब वो ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी क्या हुआ, तभी उसे पेड़ों के किनारे कुछ हलचल दिखाई देती है। लिजी वापस आ गई है और उसके ठीक बगल में वो छोटी लड़की डॉर्थी चल रही है। जिस पल जुहुआन उन दोनों को अपनी तरफ आते देखता है, उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। आखिरकार उसे रियलिटी का एक बड़ा झटका लगता है। ये बेहद खूबसूरत औरत अब सच में उसकी वाइफ है। उसके सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है और उसका चेहरा लाल होने लगता है। गांव वाले उसे ध्यान से देखते हैं। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं कि इतना विशाल आदमी अचानक इतना शर्मीला और ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। इसके कुछ ही देर बाद वो तीनों एक फैमिली के रूप में अपना पहला मील खाने के लिए साथ बैठते हैं। लिजी शांति से जुआन और डॉरथी दोनों के लिए कटोरे में गर्म स्टू परोसती है। ये बस एक सिंपल डिश है, लेकिन इसकी शानदार खुशबू ही बहुत वार्म और कंफर्टिंग फील कराती है। जैसे ही वो अपना चम्मच उठाता है और एक बाइट लेता है, लिजी और डॉरथी दोनों उसे चिंता से देखती हैं। जुआन एक शब्द भी नहीं बोलता, वो बस खाता रहता है। फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। खुद की एक फैमिली होना हमेशा से उसके लिए एक दूर का सपना रहा है। अपनी टीनेज से लेकर बड़े होने तक वो हमेशा बिल्कुल अकेला रहा है और घर लौटने पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब किसी चमत्कार से उसे प्यार करने और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खुद के लोग मिल गए हैं।
शायद चीजें नॉर्मल तरीके से नहीं हुई, लेकिन अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमान की तरफ देखते हुए जुओ चुपचाप कसम खाता है कि वो अपने साथ हुए बर्ताव के लिए सांता क्लॉज से बदला लेना चाहता है। लेकिन ठीक उसी समय वो अंदर से उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी है। अगली सुबह सब कुछ बहुत जल्दी में होता है क्योंकि वे अपना सामान पैक करते हैं और अपने नए घर की ओर जर्नी शुरू करते हैं। जुओ अपने कंधे पर एक बड़ा भारी बोरा उठाकर आगे चलता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो नोटिस करता है कि लिजी और डॉर्थी उसके साथ चलने में स्ट्रगल कर रही हैं। उनके कदम काफी धीमे हो गए हैं और उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा थकान साफ दिख रही है। ये देखकर वो अंदर से बहुत परेशान हो जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो उनसे ये भी नहीं पूछ सकता कि क्या वे ठीक हैं। उस पल उसकी माँ की समझदारी भरी बातें अचानक उसके दिमाग में गूंज उठती हैं। उन्होंने हमेशा उससे कहा था कि जब भी वो किसी को प्रोटेक्ट करने की इच्छा महसूस करे तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उनकी सलाह याद आते ही उसका इरादा और मजबूत हो जाता है। अचानक छोटी डॉर्थी चलना बिल्कुल बंद कर देती है। उसके छोटे छोटे हाथ लिजी के स्कर्ट को कसकर पकड़ लेते हैं और उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लगते हैं। जुओ तुरंत उसके घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे कंफर्ट और हौसला देने की पूरी कोशिश करता है। बदकिस्मती से उसके अचानक और तेज मूवमेंट से वे दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं। लिजी घबरा जाती है और अपनी भाषा में तेजी से बोलने लगती है, जबकि बेचारी डॉर्थी पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगती है। जुओ हैरानी से अपनी पलकें झपकाता है और महसूस करता है कि उसका सीरियस चेहरा इस खराब सिचुएशन को और भी बदतर बना रहा है। बिना एक शब्द बोले जुओ बस आगे बढ़ता है और लिजी और डॉर्थी दोनों को एक साथ अपनी बाहों में उठा लेता है। वे उसे पूरी तरह सदमे में देखती हैं क्योंकि वो बिना किसी मेहनत के उन दोनों को उठाकर चलता रहता है। उनके शरीर नेचुरली उसे कसकर पकड़ लेते हैं और लिजी ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर अभी हो क्या रहा है। जुओ धीरे से उन पर अपनी पकड़ एडजस्ट करता है ताकि बची हुई ट्रिप में वे जितना हो सके कंफर्टेबल रहें। उन दोनों के साथ साथ उनके सारे सामान को उठाना उसे बिल्कुल भी भारी नहीं लगता। ट्रैवल करते समय जुओ एक पक्का फैसला लेता है, वो चाहे कुछ भी हो जाए उनकी भाषा सीख कर रहेगा। वो एक स्किल्ड शिकारी बनेगा और अपनी नई फैमिली का अच्छे से ख्याल रखेगा। लिजी की आंखों में चुपचाप आंसू आ जाते हैं जब वो उसकी तरफ देखती है। उसका कोई भी एक्शन उस डरावनी हिंसक इमेज से मेल नहीं खाता जिसका उसे डर था। आखिरकार वे घने जंगल के अंदर छिपे एक छोटे आरामदायक कैबिन में पहुंचते हैं। विलेज चीफ बाय बोलता है और वापस चला जाता है, जिससे ये नई फैमिली अपने नए घर में अकेली रह जाती है। जूहान अपने सामने बने घर को करीब से देखता है। लकड़ी की दीवारों से ठंडी हवा अंदर आ रही है जिससे वो कांपने लगता है। वो हमेशा से विंटर और ठंड से सख्त नफरत करता आया है। अपनी फीलिंग्स को किनारे रखकर वो सामने के दरवाजे पर जाता है और धीरे से उसे खोलता है। अंदर वो लिजी को वहां खड़े होकर इंतजार करते हुए पाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। कंफ्यूज्ड होकर जूहान उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बजाय लिजी अचानक मुड़ती है और घर के पिछले हिस्से में भाग जाती है। जूवान कमरे के चारों ओर देखता है और आखिरकार समझ जाता है कि क्या चल रहा है। सारी शेल्फ पूरी तरह से खाली हैं। पूरी जगह तहस नहस हो चुकी है और कीमती चीजें गायब हैं। बाहर आते हुए लिजी हाथों के इशारों से समझाने की कोशिश करती है कि जब वो गांव गई थी तब किसी ने घर में घुसकर उनका सारा सामान चुरा लिया। विंटर बिल्कुल नजदीक है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। बाद में उस शाम वो उसे बाहर घास पर अकेले बैठे हुए पाता है। जुओ उसके पास जाता है और चुपचाप उसके ठीक बगल में बैठ जाता है। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता और न ही कुछ करता है। फिर वो धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है और उसके सिर पे रखता है। लिजी पूरी तरह हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। उसका टच इतना कोमल और गर्म है जिसमें उस रूखेपन या गुस्से का कोई नामो निशान नहीं है जिससे वो डरती थी। जून उसे कंफर्ट देने की पूरी कोशिश करता है, भले ही वे वास्तव में एक दूसरे के शब्दों को नहीं समझ सकते। लिजी उसकी तरफ देखती है। वो अपने फ्यूचर को लेकर चिंता करना बंद नहीं कर पा रही है, खासकर इसलिए क्योंकि वे मुश्किल से ही बातचीत कर पाते हैं। वो जंगल में जिंदा रहने या शिकार करने के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता, इसलिए विंटर को पार करना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी जुवान उसकी तरफ देखता है और एक गर्म भरोसा देने वाली स्माइल देता है। अपनी आंखों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो उससे वादा करता है कि वो चाहे जो हो जाए उनकी रक्षा करेगा। असली शब्द तो उसे समझ नहीं आते, लेकिन किसी तरह वो उसका मतलब पूरी तरह समझ जाती है। इससे उसका दिल काफी हल्का महसूस करने लगता है। जब से जुवान ने अपने पेरेंट्स को खोया है उसे सब कुछ अकेले ही सरवाइव करना पड़ा है। अगर वो अकेला ही उन सब चीजों से निपटने के लिए काफी मजबूत था तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो आगे आने वाली चीजों को हैंडल न कर सके। काफी हद तक अब जब उसके पास वास्तव में एक फैमिली है, वो चीजों को सही करने का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार है। इन सभी इमोशंस से पूरी तरह घबरा कर लिजी चुपचाप रोने लगती है और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती।
ये देखकर जुवान उसे दिलासा देने के लिए धीरे से अपनी बाहों में गले लगा लेता है। तभी वो छोटी लड़की पूरी घबराहट में कुछ चिल्लाते हुए उनके पास दौड़ कर आती है। वो लिजी को कसकर गले लगा लेती है और जुवान से भीख मांगती है कि वो राय को चोट न पहुंचाए। अपनी बाहों में रोती हुई औरत और उनसे लिपटी हुई डरी हुई छोटी लड़की के साथ जुवान सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में इतने सारे सवाल चल रहे हैं और उसके पास उनमें से किसी का भी जवाब नहीं है। फिर भी वो खुद से एक साइलेंट वादा करता है। वो उनके लिए एक अच्छा पति और एक शानदार पिता बनने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करेगा। वो कसम खाता है कि एक दिन उन दोनों को उसके साथ रहने का फैसला करने पर कभी पछतावा नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता है, टूटा हुआ कैबिन धीरे धीरे बदलने लगता है क्योंकि जू हुआन घर के डैमेज्ड हिस्सों को रिपेयर करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक शांत पल में फर्श पर बैठकर जू हुआन लिजी और डॉर्थी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगता है। कई मायनों में ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल शुरुआत में वापस चले गए हैं। जो क्लोजनेस उन्होंने पहले शेयर की थी वो गायब होती दिख रही है और ऐसा लगता है जैसे वो उनके लिए एक बार फिर अजनबी बन गया है। लेकिन अजीब बात है कि उसका एक हिस्सा असल में रिलीव्ड फील करता है क्योंकि ये उन्हें अपने रिश्ते को सही तरीके से शुरू करने का एक नया मौका देता है। तभी उसके दिमाग में एक अचानक आइडिया आता है। अगर वे एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं तो कम से कम उन्हें ये पता होना चाहिए कि एक दूसरे को क्या कहकर बुलाना है। जू हुआन उनका ध्यान खींचता है, अपनी छाती की तरफ उंगली दिखाता है और अपना नाम साफ साफ बोलता है। लिजी और डॉर्थी उसे उत्सुक नजरों से देखती हैं। ये समझने की कोशिश करती हैं कि वो क्या कर रहा है। फिर वो लिजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और धीरे से उसका नाम पूछता है। लिजी एक सेकंड के लिए हिचकिचाती है, बस उसके खुले हाथ को देखती रहती है। आखिरकार वो चुपचाप अपना नाम फुसफुसाती है। पहले तो उसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब वो इसे एक बार फिर कहती है तो जुवान को आखिरकार समझ आ जाता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है कि उसका नाम सच में बहुत खूबसूरत है। इसके बाद वो अपना ध्यान छोटी लड़की की तरफ लगाता है और कमरे का माहौल तुरंत बदल जाता है। डॉर्थी हेल्प के लिए लिजी की तरफ देखती है, लेकिन लिजी बस उदासी से अपनी आंखें नीचे कर लेती है। ये देखकर आखिरकार जू हुआन के दिमाग में सच आ जाता है। इस छोटे बच्चे का अभी तक कोई नाम ही नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है जबकि वो सही शब्द सोचने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसकी पुरानी दुनिया की एक खास कहानी उसकी यादों में लौट आती है। एक प्यारे और कोमल एक्सप्रेशन के साथ वो खुद ही उसे एक नाम देने का फैसला करता है और उसे डॉर्थी बुलाता है। हाथों के इशारों और सिंपल शब्दों का यूज करके जुओ समझाता है कि ये नाम एक ऐसी लड़की का है जो एक बड़े एडवेंचर पर जाती है, प्यारे दोस्त बनाती है और आखिरकार सच्ची खुशी पाती है। वो दिल से चाहता है कि उसके सामने खड़ी ये प्यारी छोटी लड़की बड़ी होकर बिल्कुल वैसी ही बने। डॉर्थी धीरे से अपने मन में नाम दोहराती है। वो इसे एक बार फिर कहती है और उसके चेहरे पर धीरे धीरे खिली हुई खूबसूरत स्माइल आ जाती है। बाद में जुओ कुछ लकड़ी काटने के लिए बाहर जाता है जबकि लिजी चुपके से उसे दूरी से देखती है। उसके लिए वो अभी भी एक बेहद अजीब और मिस्टीरियस आदमी है। वो यहाँ पहले रहने वाले आदमी से कहीं ज्यादा लंबा और मजबूत है, लेकिन उसके बारे में बाकी सब कुछ पूरी तरह से अलग है। वो उसके साथ सच्ची दयालुता से पेश आता है, कभी एक बार भी उस पर हाथ नहीं उठाता या उस पर चिल्लाता नहीं है। वो जितना उसे देखती है उतना ही उसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया के किसी भी दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं लगता। चुपचाप अपने मन में उसका नाम फुसफुसाते हुए लिजी अतीत में झेले गए अपने सभी दर्दनाक दिनों को याद करती है। सच में किसी ने भी आज तक उसके साथ इतनी वार्मथ और केयर के साथ व्यवहार नहीं किया है। वो बस समझ नहीं पा रही है कि उसके जैसा आदमी उसके प्रति इतना दयालु क्यों होगा। अचानक जू हुआन ऊपर देखता है और नोटिस करता है कि वो उसे देख रही है। वो एक प्यारी सी स्माइल देता है, अपना हाथ हिलाता है और उसे अपने पास बुलाता है। लिजी वहीं पर जम जाती है। उसके घने काले बाल और गहरी आंखें तुरंत उसका ध्यान एक बार फिर खींच लेती हैं। अतीत में सुनी गई पुरानी अफवाहें उसके दिमाग में वापस आने लगती हैं। एक महान साम्राज्य की कहानियां जो युद्ध लड़ रहा था और जिसने कथित तौर पर एक शक्तिशाली नायक को बुलाया था। वे कहते थे कि उस लेजेंडरी व्यक्ति की आंखें काली और बाल काले हैं, बिल्कुल उस आदमी की तरह जो उसके सामने खड़ा है। जैसे ही जू हुआन एक जिज्ञासु लुक के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लिजी जल्दी से उस विचार को अपने दिमाग से झटक देती है। वो खुद से कहती है कि एक लेजेंडरी हीरो कभी भी इस तरह के छोटे भूले बिसरे गांव में नहीं आएगा। ये केवल मूर्खतापूर्ण अफवाहों और गॉसिप से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वे दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और उनके बीच एक शांत सन्नाटा छा जाता है। लिजी बेहद नर्वस होने लगती है क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे इतनी करीब से देखना केवल उस बात की पुष्टि करता है जो उसने देखी थी, वे गहरी काली आंखें और वे काले बाल। लेकिन डरे होने के बजाय उसके सीने में राहत का एक अजीब सा एहसास होता है। वो समझा नहीं सकती कि वो एक ऐसे आदमी के आसपास इतना सेफ और कंफर्टेबल क्यों महसूस करती है जिसे वो मुश्किल से जानती है।
जुओ उसे देखता है, खुद भी थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस करता है। फिर वो हाथ आगे बढ़ाता है और धीरे से उसके सिर पर रखता है, जिससे लिज़ी का पूरा शरीर जम जाता है। पुरुषों द्वारा उसे इस तरह छूने की उसकी हर एक याद क्रूरता और दर्द से भरी है, लेकिन ये हाथ बिल्कुल अलग महसूस होता है। ये गर्म है, बेहद सावधान है और बहुत सॉफ्ट है। अपने जीवन में पहली बार वो वास्तव में खुद को ये चाहते हुए पाती है कि वो रुके नहीं। जो वो नोटिस करता है कि वो उसके टच पर कैसा रिएक्ट करती है और थोड़ा शर्मा जाता है। तभी वो अचानक बिना सोचे समझे कदम उठाता है। वो थोड़ा सा झुकता है और उसके माथे पर एक सॉफ्ट कोमल किस करता है। लिज़ी पूरी तरह से जम जाती है, हिलने डुलने में असमर्थ। जुओ भी उसके साथ ही बिल्कुल जम जाता है। एक सेकंड बाद उसके चेहरे पर शुद्ध शर्मिंदगी की लहर दौड़ जाती है, जिससे वो पूरी तरह लाल हो जाता है। चीजें कितनी अजीब हो गई हैं। इसे बिल्कुल भी हैंडल न कर पाने के कारण वो जल्दी से पास में रखी लकड़ी की बाल्टी उठाता है और भागने का कोई बहाना ढूंढता है। लिज़ी वहां बिल्कुल अकेली खड़ी रह जाती है। उसके गाल गर्म हो जाते हैं और उसका दिल सीने में तेजी से धड़कने लगता है। इस बीच जू हुआन अपने दिमाग में खुद पर चिल्ला रहा है, ये महसूस करते हुए कि वे अभी मिले हैं और अभी एक दूसरे की भाषा भी नहीं बोल सकते। वे मुश्किल से एक दूसरे को समझ पाते हैं, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसे क्या हो गया था जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की पूरी कोशिश करते हुए वो जंगल में अपनी सोच से कहीं ज्यादा अंदर चला जाता है, वापस जाने से पहले कुछ पानी लाने की प्लानिंग करते हुए। लेकिन अचानक वो कदम बढ़ाते बढ़ाते थम जाता है। उसे पास में ही एक अजीब खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है। अंधेरी परछाइयों से धीरे धीरे बाहर आता हुआ एक बड़ा विशाल भेड़िया है, जिसकी लाल आंखें चमक रही हैं। जू हुआन की पीठ पर ठंडा पसीना बह जाता है, लेकिन वो खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करता है। अपने चेहरे पर कोई डर न दिखने देने का फैसला करता है। ये अब कोई फैंटेसी कहानी नहीं है, ये एक असली खतरनाक जानवर है जो ठीक उसके सामने खड़ा है। बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए वो नीचे झुकता है और जमीन पर पड़े लकड़ी के एक मोटे टुकड़े को उठा लेता है। जंगली जानवर भयानक स्पीड से चलते हुए पहले उस पर झपट्टा मारता है। उसके शक्तिशाली जबड़े लकड़ी की शाखा को जकड़ लेते हैं, जिससे उसका काम चलाऊ हथियार तुरंत टूट जाता है। जुआन पीछे नहीं हटता और एक भारी मुक्के के साथ हमले का जवाब देता है कि मुट्ठी सीधे भेड़िए के सिर पर एक जोरदार आवाज के साथ लगती है। बदले में वो जीव उसकी बाह पर जोर से काट लेता है, जिससे उसके पूरे शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ जाती है। लेकिन वो हार मानने से इनकार कर देता है। अपने दांत पीसते हुए वो घूमता है और एक और मुक्का मारता है। वो भारी वार सही जगह लगता है, जिससे वो जानवर दर्द से कराह उठता है। अचानक जुआन के शरीर से चमकीली नारंगी लपटें निकलने लगती हैं और उसकी आंखें सदमे में खुली की खुली रह जाती हैं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या चल रहा है या वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। उसका सदमा जल्दी ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में बदल जाता है और जुआ उस जानवर के ऊपर चढ़ जाता है और एक के बाद एक सुलगते हुए मुक्कों की बारिश कर देता है। विशाल भेड़िया आखिरकार जमीन पर गिर जाता है और शांत जंगल में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा जाता है। जुआ वापस घास पर गिर जाता है, जोर जोर से हाँफते हुए ये समझने की कोशिश करता है कि अभी क्या हुआ। अभी कुछ पल पहले ही उसकी बाह गर्म लपटों में घिरी थी, लेकिन अब उसे देखने पर उसकी स्किन पर जलने का एक भी निशान नहीं है। इसका केवल एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि उसने किसी तरह मैजिक का यूज किया है। उसे तुरंत वे चमकते हुए मैजिक स्क्रॉल याद आते हैं जो गार्ड्स ले जा रहे थे। उसे एहसास होता है कि इस नई दुनिया में भेजे जाने से शायद उसे कुछ स्पेशल पावर्स मिल गई हैं। एक्साइटेड फील करते हुए जुआन एक ड्रामेटिक पोज देता है और आसमान की तरफ अपना हाथ उठाता है। वो चिल्लाता है, एक फायरबॉल बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं होता और हवा पूरी तरह शांत रहती है। वो फायरस्टॉर्म चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। फिर वो फायरवॉल आजमाता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता। वो एक के बाद एक स्पेल का नाम चिल्लाता है, लेकिन वे सभी फेल हो जाते हैं, जिससे वो वहां बिल्कुल शर्मिंदा और हारा हुआ खड़ा रह जाता है। भले ही वो खुद को मूर्ख महसूस कर रहा है, लेकिन जुआन एक बात निश्चित रूप से जानता है, पहले जो कुछ भी हुआ वो निश्चित रूप से कोई इल्यूजन नहीं था। वो नोटिस करता है कि उसके घाव पहले ही ठीक होने लगे हैं, जिससे उसकी थ्योरी कंफर्म हो जाती है। अगर उसके पास सचमुच मैजिक है तो वो उम्मीद करता है कि वो इसका यूज स्वादिष्ट भोजन पाने, अपनी नई फैमिली को प्रोटेक्ट करने या उन विलेज के लोगों का इलाज करने के लिए कर सकता है जहां कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन ये सोच उसके अतीत की एक दुखद याद वापस ले आती है। उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उसके दादाजी ही अकेले व्यक्ति थे जो उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वे भी एक दुखद एक्सीडेंट में गायब हो गए। सिचुएशन को और खराब करने के लिए उसके मतलबी अंकल ने उसके बाद हुई हर चीज के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया। जुहान को फर्श पर असहाय पड़े रहना याद आता है, जबकि उसके गुस्से वाले रिश्तेदार उस पर चिल्ला रहे थे।
उसे एक श्राप और बदकिस्मती की वजह कह रहे थे। अपना सिर हिलाते हुए जुआन उन दर्दनाक यादों को अपने दिमाग से बाहर निकालता है और अपने सामने मरे पड़े विशाल भेड़िए पर ध्यान केंद्रित करता है। वो जानता है कि शव को यहाँ छोड़ने से केवल अन्य जंगली जानवर ही आकर्षित होंगे, और वैसे भी उसे अभी इसका खून बहाना है। और समय बर्बाद न करते हुए वो उस विशाल शरीर को अपने कंधों पर उठाता है और चमकीली चांदनी के नीचे घर वापस जाने की लंबी वॉक शुरू करता है। जैसे ही वो अंधेरे जंगलों से गुजरता है, उसे अपने दादाजी की यादें आने लगती हैं। वो बूढ़ा आदमी जानवरों को काटा करता था और जुओं को भी ये सिखाता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लेसन्स किसी दूसरी दुनिया में इतने काम आएंगे। अपनी पीठ पर भारी भेड़िए को उठाए हुए जुओं धीरे से मुस्कुराता है और सोचता है कि अगर उसके दादाजी उसे अभी देख पाते तो उन्हें उस पर बहुत प्राउड फील होता। साथ ही वो सोचता है कि जब वो पूरे दिन इतने बड़े मॉन्स्टर्स को उठाने में बिजी रहता है तो वो इस अजीब नए मैजिक की प्रैक्टिस कैसे करेगा। वापस उस कोजी कैबिन में सब कुछ बहुत शांत है। लिजी और डॉरथी अंदर मिलकर काम कर रहे हैं और घर के कुछ छोटे मोटे काम निपटा रहे हैं। डॉरथी एक्साइटमेंट में एक लकड़ी का कटोरा लेकर दौड़ती हुई आती है और उसे अपनी माँ को दे देती है। लिजी मुस्कुराती है और उसका थैंक्स मानती है। प्यार से उसके सिर को थपथपाती है, जिससे वो छोटी बच्ची खुशी से खिल उठती है। एनर्जी से भरपूर महसूस करते हुए डॉरथी खुशी खुशी लिविंग रूम में इधर उधर दौड़ने लगती है, लेकिन अचानक वो अपनी जगह पर रुक जाती है। उसकी आंखें एकदम शौक से फटी की फटी रह जाती हैं। एंट्रेंस के ठीक बाहर एक विशाल भेड़िए का बड़ा सा सिर दिखाई देता है और वो डरी हुई छोटी बच्ची जोर से चीख पड़ती है। अपनी बेटी की चीख सुनकर लिजी तुरंत उसके पास भागती है। बिना सोचे समझे वो किचन टेबल से एक तेज चाकू उठाती है और सीधे दरवाजे की तरफ दौड़ती है। उसे अपनी सेफ्टी का कोई डर नहीं है। उसका एकमात्र इरादा अपनी प्यारी बेटी को बचाना है। लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे आखिरकार जुआन वहां खड़ा दिखाई देता है, जो उस मरे हुए जानवर को अपने कंधे पर उठाए हुए है। उसका चेहरा डर से एकदम रिलीफ में बदल जाता है और वो उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। उस भारी भेड़िए को उठाने की वजह से पूरी तरह थक कर जू हुआन उसकी बॉडी को जमीन पर जोर से गिरा देता है। लिजी उसके ठीक सामने रुक जाती है, हाथ में अब भी चाकू लिए हुए। उस जानवर के साइज को देखकर वो शौक में एकदम जम जाती है। बिना सोचे वो आगे बढ़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। जू हुआन हैरान होकर अपनी पलकें झपकाता है। उसने इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। डॉरथी जल्दी से दौड़कर उनके पास आती है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसके पैर को पकड़ लेती है और डर और राहत के मिक्स इमोशन के साथ रोने लगती है। अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जू हुआन हाथों के इशारों से समझाता है कि उसके हाथ पर बस एक छोटा सा कट लगा है और वो अब बिल्कुल ठीक है। शांत होने के बाद वे तीनों उस गिरे हुए भेड़िए के पास चमकीली चांदनी रात में एक साथ बैठते हैं। लिजी अपनी नेटिव लैंग्वेज में उससे धीरे से बात करती है और भले ही जू हुआन को एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो फील कर सकता है कि वो दिल से उसका थैंक्स मान रही है। डॉरथी भी अपने चेहरे पर एक चिंता भरे लुक के साथ कुछ कहती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने उस बेचारी बच्ची को कितना डरा दिया था। उसे अंदर से बहुत गिल्ट फील होने लगता है। उसने खुद से वादा किया था कि वो उन्हें फिर कभी नहीं रुलाएगा, फिर भी उसने अपने पहले ही दिन वो वादा तोड़ दिया। बाद में जैसे ही केबिन की छत पर एक कौवा बैठता है, जू हुआन अंदर भेड़िए को ठीक करने के काम में लग जाता है। एक तेज चाकू का यूज करके वो सावधानी से उस जानवर की खाल निकालने लगता है और उसके मोटे फर को मीट से अलग करता है। लेकिन ये काम उसकी यादों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसके दादाजी हमेशा इसे बहुत आसान दिखाते थे, लेकिन खुद इसे करना एक अलग ही बात है। उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है और वो मन ही मन अपनी हार मान लेता है और खुद से वादा करता है कि अगली बार वो इसका कोई आसान तरीका ढूंढेगा। जैसे ही वो इस मुश्किल काम को खत्म कर रहा होता है, उसे अचानक किसी के अपना नाम पुकारने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर वो देखता है कि लिजी दरवाजे पर खड़ी है और उसके हाथ में एक लकड़ी की बाल्टी है। वो धीरे धीरे पास आती है और हाथों से इशारा करती है कि उसे ताजा कटे हुए मीट को बाल्टी में डालना चाहिए। जुआन मुस्कुराता है क्योंकि उसे उसकी बात समझ आ जाती है। वो घर के कामों में उसकी मदद करना चाहती है। उन फॉरेन वर्ड्स को याद रखने की अपनी पूरी कोशिश करते हुए वो बहुत ध्यान से उसकी नेटिव लैंग्वेज में थैंक यू कहता है। लिजी एक पल के लिए हैरान दिखती है और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लगता है कि आखिरकार उसने वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस कर ही लिया। एक थोड़ा अजीब लेकिन प्यारा सन्नाटा कमरे में फैल जाता है जब वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद लिजी भी उसकी लैंग्वेज में कुछ बोलने की कोशिश करने का डिसीजन लेती है। वो हिचकिचाते हुए उसकी लैंग्वेज का एक वर्ड रिपीट करती है और एक क्यूट सवालिया एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखती है कि क्या उसने सही बोला। जुओ प्यार से मुस्कुराता है और ट्राई करने के लिए उसे थैंक्स कहता है, जिससे लिजी तुरंत शर्म से लाल हो जाती है। जब वे दोनों मिलकर बाल्टी उठाते हैं तो उसका दिमाग फिर से भटकने लगता है। इससे पहले कभी किसी ने सिर्फ पानी लाने के लिए उसका थैंक्स नहीं माना था।
किसी ने भी कभी उसके रोज के छोटे मोटे कामों को इतना स्पेशल नहीं माना था। उसे याद आता है कि पहले क्या हुआ था, उसका हाथ उसके सिर पर रखा होना और उसके माथे पर वो प्यारा सा किस करना। उसका चेहरा एक बार फिर बिल्कुल लाल हो जाता है। अभी भी उसकी धड़कनें शांत होने का नाम नहीं ले रही। वो सोचती है कि क्या उसने कभी दूसरी औरतों के साथ भी ऐसा कुछ किया होगा। ये सोच अजीब तरह से उसके दिल को दुखाती है और वो ऐसे इमोशंस लाती हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। एक बार जब वे वापस कैबिन में आते हैं, जुआन मीट को टेबल पर रखता है और जैसे ही लिजी अचानक उसके ठीक बगल में आती है, वो लगभग चौंक जाता है। वो मदद करने के लिए करीब आती है, ये सोचते हुए कि ये तो उसका काम है, लेकिन जुआन पहले से ही इसे ऐसे कर रहा है जैसे ये उसका फर्ज हो। इस प्रोसेस में उनके हाथ गलती से मीट के एक ही टुकड़े को छू लेते हैं। अचानक कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है, जिससे लिजी बहुत नर्वस हो जाती है। जब जुओं थोड़ा करीब झुकता है तो उसका दिल मानो धड़कना ही बंद कर देता है, लेकिन कुछ ज्यादा करने के बजाय वो बस उसके माथे पर एक और प्यारा सा किस कर देता है। लिजी वहीं की वहीं जम जाती है। इस बार वो लाल चेहरे के साथ तुरंत पीछे हट जाती है, अंदर से पूरी तरह पैनिक करते हुए। वो बहुत ज्यादा शर्म के मारे अपने बाल पकड़ लेती है, इस डर से कि कहीं उसने उसके पहले वाले रिएक्शन को गलत न समझ लिया हो। फिर से वही गलती न करने का फैसला करते हुए लिजी खुद से वादा करती है कि अगली बार वो अपनी आंखें खुली रखेगी। इस बीच जुओं बस बाल्टी लेकर चला जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि लिजी का चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो अभी फट पड़ेगी। उन्हें ये नहीं पता था कि डॉर्थी चुपके से ये सब देख रही थी। उसने पूरी चीज को होते हुए देखा था। इतनी ज्यादा शर्मिंदगी को न संभाल पाने के कारण लिजी पूरी तरह पैनिक हो जाती है और आंधी की तरह भाग जाती है, जिससे जुओं वहां पूरी तरह कंफ्यूजन में खड़ा रह जाता है। अगली सुबह पूरी फैमिली एक साथ धूप से खिले हुए जंगल में टहलती है। थोड़ी देर चलने के बाद जुओं का ध्यान जाता है कि दो छोटे छोटे हाथ बार बार उस बाल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं जो उसने उठाई हुई है। पहले तो वो कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। डॉरथी उसकी मदद करना चाहती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी कोमल मुस्कान फैल जाती है। वो बाल्टी को नीचे करता है और अपनी फैमिली के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज उठाने में मदद करने के लिए उसका थैंक्स मानता है। डॉरथी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो गर्व के साथ बाल्टी के किनारे को पकड़ लेती है। अपनी लाइफ में पहली बार उसे सचमुच ऐसा फील होता है कि वो किसी काम आ रही है। वापस कोजी कैबिन के अंदर लिजी लकड़ी के फर्श पर फैले हुए उस बड़े भेड़िए की खाल को ध्यान से छू रही है। जुओं उसके ठीक पीछे बैठता है, चुपचाप देखता है और सोचता है कि उसने घर के अंदर इतनी बड़ी खाल को सुखाने का डिसीजन क्यों लिया। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसे आखिरकार समझ आ जाता है, ये कोई साधारण फर नहीं है। इस तरह की मोटी खाल बेहद कीमती, गर्म और शायद कड़कड़ाती ठंड में बचने के लिए उनका सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। डॉरथी भी जल्द ही वहां आती है और अपनी मां के ठीक बगल में घुटनों के बल बैठ जाती है। उत्सुक आंखों के साथ वो अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाती है और डार्क फर को छूती है। वो तुरंत इस बात से हैरान रह जाती है कि ये कितना सॉफ्ट महसूस हो रहा है। माँ और बेटी को एक साथ मुस्कुराते हुए देखना जुआन के दिल को छू लेता है। काफी समय बाद पहली बार वो उनकी तरफ देखता है और सचमुच फील करता है कि उसकी फैमिली सेफ और सिक्योर है। उसी दिन बाद में पहाड़ों में छिपा वो छोटा सा कैबिन एक बार फिर बिजी हो जाता है। लिजी मीट के टुकड़ों पर सावधानी से नमक रगड़ रही है ताकि उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिजर्व किया जा सके। जू हुआन उसे ध्यान से देखता है, हर एक डिटेल पे ध्यान देता है क्योंकि वो सीखना चाहता है कि इस दुनिया में लोग फूड कैसे स्टोर करते हैं। लिजी सचमुच खुश दिखती है क्योंकि वो शिकार से फैट और बाकी यूजफुल पार्ट्स को बचाने में कामयाब रहती है। उसे देखते हुए जू हुआन चुपचाप खुद से एडमिट करता है कि इस नई लाइफ के बारे में अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। थोड़ी देर बैठकर आराम करने के बाद जू हुआन आखिरकार फिर से खड़ा हो जाता है। अचानक हुई इस हलचल से लिजी चौंक जाती है। वो जल्दी से अपने हाथ हिलाती है और उसे वापस बैठकर थोड़ा और आराम करने के लिए कहती है। जू हुआन बस मुस्कुराता है और इशारा करके उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक फील कर रहा है। वो धीरे से उसके कंधे को थपथपाता है और वादा करता है कि वो खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालेगा, जिससे लिजी वहां अवाक खड़ी रह जाती है जब वो बाहर की ओर बढ़ता है। एक बार बाहर आने के बाद जू हुआन को एक बड़ा पेड़ का तना मिलता है और वो अपनी कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करने का डिसीजन लेता है। वो तेज ब्लेड में अपनी परछाई को देखता है और अपनी ताकत पर भरोसा करता है, भले ही उसे फिजिकल लेबर का कोई खास एक्सपीरियंस न हो। वो कुल्हाड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाता है और पूरी ताकत से उसे नीचे चलाता है। रिजल्ट उसे पूरी तरह शॉक कर देता है। जब जुआन वापस कैबिन में आता है तो वो इतनी कटी हुई लकड़ियां लेकर आता है कि एक बड़ा बास्केट पूरी तरह भर जाए। लिजी और डॉर्थी दोनों इस बात से हैरान रह जाते हैं कि उसने कितनी जल्दी काम किया और वो कितनी भारी मात्रा में लकड़ी लेकर वापस आया। अंदर कदम रखते हुए जुआन आखिरकार अपनी सांस लेने के लिए बैठ जाता है, जबकि लिजी चिंता भरे लुक के साथ जल्दी से उसके पास भागती है। अचानक डॉर्थी पसीना पोंछने में मदद करने के लिए एक साफ कपड़ा लेकर आती है, लेकिन ठीक बाद में
वो फिर से एनर्जी से भरी हुई भाग जाती है। एक पल बाद वो पानी की बाल्टी में हाथ डालकर गीले हाथों के साथ वापस आती है और सीधे उसकी छाती पर कूद जाती है, जिससे उसके कपड़ों पर गीले छोटे हाथों के निशान बन जाते हैं। जूहियन एक सेकंड के लिए हैरान दिखता है, लेकिन फिर वो जोर से हंस पड़ता है। लिजी भी हंसने लगती है और कमरे का टेंशन भरा माहौल तुरंत हल्का हो जाता है। डॉर्थी अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से उसकी तरफ देखती है, ये देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। जूहियन धीरे से उसके सिर को थपथपाता है और उसका ख्याल रखने के लिए उसे थैंक्स कहता है। इससे वो छोटी बच्ची और भी एक्साइटेड हो जाती है और कमरे में फिर से दौड़ने लगती है, जबकि दोनों बड़े उसे बेबसी भरी मुस्कान के साथ देखते हैं। जू हुआन के लिए ये पूरा सीन लगभग सच न होने जैसा लगता है। ये सच में एक खूबसूरत सपने जैसा लगता है और वो चुपचाप खुद से वादा करता है कि चाहे जो हो जाए वो उनकी मुस्कान की रक्षा करेगा। जल्द ही जंगल में रात हो जाती है। चिमनी से धीरे धीरे धुआं निकलता है और डिनर की खुशबू गर्म कैबिन में फैल जाती है। दोनों बड़े एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, जबकि डॉर्थी पास में ही चुपचाप सो चुकी है। अचानक उन्हें उसकी तरफ से एक शांत हल्की आवाज सुनाई देती है। उधर देखते हुए वे पाते हैं कि डॉर्थी अभी भी अपने चम्मच को कसकर पकड़े हुए गहरी नींद में सो रही है। इस प्यारे नजारे को देखकर दोनों धीरे धीरे हंसने लगते हैं। जुओ सोते हुए बच्ची को प्यार से अपनी गोद में उठाता है और उसे बेड तक ले जाता है। लिजी चुपचाप उन्हें देखती है और उसके दिल में एक बार फिर गर्माहट महसूस होती है। डोरथी को प्यार से कंबल उड़ाने के बाद जुओ वापस किचन की तरफ जाता है। उस शाम बाद में लिजी कुछ गर्म पानी तैयार करती है और बर्तन और घर की चीजें साफ करने लगती हैं। वो इतनी फोकस्ड है कि उसे जुआन के पास आने का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो धीरे से उसका हाथ नहीं रोक देता। उसके टच से चौंक कर वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है। केबिन बहुत शांत हो गया है। कमरे में बस एक हल्की गर्म लाइट जल रही है। जूहियन थोड़ा शर्माया हुआ दिखता है और लिजी जल्दी से अपनी आंखें चुरा लेती हैं। हिम्मत जुटाकर वो एक साफ कपड़ा लेती है और धीरे से उसकी गर्दन और हाथों से पसीना पोंछती है। उसका हर एक मूवमेंट बहुत ही ध्यान से और कोमल है। वो अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है, खुद को समझाती है कि एक अच्छा पार्टनर यही तो करता है। जूहियन हिलता नहीं है, चुपचाप उसे अपना ख्याल रखने देता है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक प्यारी कोमल मुस्कान फैल जाती है। ऊपर देखते हुए लिजी को अचानक एहसास होता है कि वे दोनों कितने करीब खड़े हैं और वो फिर से घबरा जाती है। उसे घबराया हुआ देखकर जुओ प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है ताकि उसे शांत होने में मदद मिल सके। वे एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर वो धीरे से कहता है कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। एक पल बाद वे दोनों उस छोटे से कोजी बेडरूम में चले जाते हैं। डॉरथी पास में ही शांति से सो रही है, जबकि एक छोटा लैंप कमरे में एक हल्की रोशनी बिखेर रहा है। वे उस शांत कमरे में एक दूसरे के सामने लेट जाते हैं। जो अपनी नजर सोती हुई छोटी बच्ची की तरफ करता है। दिल की गहराइयों में वो बस एक ही चीज चाहता है कि ये दोनों बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहें। अपनी आंखें बंद करके वो चुपचाप संता से प्रार्थना करता है कि वो उसकी इस छोटी सी खुशी को पूरी लाइफ प्रोटेक्ट रखे। जैसे जैसे कमरे में सन्नाटा बढ़ता है, पुरानी यादें लिजी के दिमाग में आने लगती हैं। वो सोचती है कि कैसे नोबल फैमिलीज बड़े बड़े एस्टेट्स और अनगिनत कमरों में रहती हैं, जबकि उनके जैसी ऑर्डिनरी फैमिलीज एक छोटे से स्पेस में सिमट कर सोती हैं। इतने करीब रहने की वजह से बच्चे अक्सर बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि शादीशुदा जोड़े अपनी रातें कैसे बिताते हैं, और ये याद उसे उसके पास्ट में और गहरा ले जाती है। उसे याद है जब वो छोटी बच्ची थी तो ब्लैंकेट के नीचे छिपकर अपनी माँ को सुबह तक रोते हुए सुनती थी, जबकि उसके पापा की आवाज डर से कांपती थी। उस समय वो लगातार डर में जीती थी। उसे पूरा यकीन था कि ऐसा ही डरावना फ्यूचर उसका भी इंतजार कर रहा है। सुबह के सूरज की हल्की गर्माहट धीरे धीरे उसे वापस रियलिटी में लाती है। फायरप्लेस की हल्की आवाज कोजी रूम में गूंजती है जब लिजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। पहले तो वो कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे साफ याद था कि वो सख्त ठंडे फर्श पर सोई थी, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि असल में क्या हुआ था। जुआन ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर के नीचे एक तकिए की तरह रखा हुआ है और ये जानकर उसका चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। उसे देखते हुए मैरिज को लेकर उसके मन में जो पुराने डर थे वे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। उसकी चौड़ी छाती पर सिर टिकाकर वो ये सोचे बिना नहीं रह पाती कि उससे मिलने के बाद से उसकी पूरी लाइफ कितनी बेहतर हो गई है। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है जब वो उसकी गर्माहट के और करीब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जुओं भी जाग जाता है और अपने बगल में देखता है। वो पाता है कि लिजी और डॉरथी दोनों उसके हाथों को तकिए की तरह यूज कर रही हैं, जबकि डॉरथी गहरी नींद में है। लिजी बिल्कुल जमी हुई है, ये महसूस करते हुए कि वे कितने करीब हैं। उसका दिल इतनी तेज और जोर से धड़क रहा है कि वो डर रही है कि कहीं वो इसे सुन न ले। जुओं बस उसे एक प्यारी सी मुस्कान देता है और सुबह की इस शांति का मजा लेता है। चुपचाप
वो बैठ जाता है और डॉर्थी को ढकने के लिए गर्म कंबल ऊपर खींचता है। वो धीरे से उस छोटी ब्लॉन्ड लड़की के बालों को सहलाता है, जिससे वो नींद में कुछ क्यूट सा बड़बड़ाने लगती है। थोड़ी देर बाद लिजी भारी मेटल की बाल्टी उठाने के लिए फायरप्लेस की तरफ जाती है। इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाती, एक बड़ा मजबूत हाथ आगे बढ़ता है और पहले ही हैंडल पकड़ लेता है। वो हैरान होकर एक कदम पीछे हट जाती है और जुवान बस उसे देखकर प्यार से मुस्कुराता है। वो ताजा पानी भरने के लिए बाल्टी को बाहर ले जाता है और वापस आता है। उससे अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करता है। लिजी अपनी पलकें झपकाती है, अपना सिर हिलाती है और समझने की कोशिश करती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। जब उसे आखिरकार एहसास होता है तो उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है, जिससे जू हुआन काफी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा लगता है कि जिस प्यारे तरीके से उसने उसे बुलाया वो उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल था। वो एक सेकंड के लिए सोचता है और डिसीजन लेता है कि शायद उसे किसी क्यूट निकनेम से बुलाना बेहतर होगा। ये सुनकर लिजी का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है। वो अपना चेहरा छिपाने के लिए तुरंत अपनी पीठ घुमा लेती है, लेकिन उसके लाल कान उसकी पोल खोल देते हैं। जो अपनी हंसी रोकता है, ये सोचते हुए कि उसके रिएक्शंस अब बहुत ज्यादा क्यूट होते जा रहे हैं। वो धीरे से उसकी पीठ थपथपाता है, उसे फिर से अपनी तरफ देखने की कोशिश कराने के लिए। ठीक उसी समय डॉर्थी जाग जाती है और तुरंत खाने के बारे में सोचने लगती है। अपने सामने एक बड़ा स्वादिष्ट मीट का टुकड़ा तैरता हुआ इमेजिन करती है। उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाता है और वो जल्दी से बिस्तर से सीधे फर्श पर गिर जाती है। वो दौड़कर आती है और उन पर कूद पड़ती है, खुशी से अपनी फैमिली को पुकारती है, जिससे जुआन और लिजी दोनों पहले तो चौंक जाते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। बेशक डॉर्थी को उनके रोमांटिक मोमेंट की कोई परवाह नहीं है। उसका पूरा फोकस सिर्फ खाने पर है। जैसे ही उसकी नजर मीट पर पड़ती है, उसकी आंखें ऐसे चमक उठती हैं जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो पूरे इरादे के साथ लकड़ी की बाल्टी की तरफ रेंगती है, जिससे जू हुआन जोर से हंस पड़ता है। अपने छोटे से शरीर की पूरी एनर्जी का यूज करके डॉर्थी खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट मांगती है। उसका ये जोश देखकर वो खुद से वादा करता है कि वो शिकार करने के लिए और भी कड़ी मेहनत करेगा, ताकि उसकी फैमिली को कभी भूखा न रहना पड़े। थोड़ी देर बाद जूहुआन हाथ में अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराइयों में चला जाता है। वो पहले से काफी अलग है। अब उसके पास एक सही वेपन है और अपनी नई फैमिली को प्रोटेक्ट करने और उन्हें खिलाने का एक मजबूत इरादा है। लेकिन जैसे जैसे वो और अंदर जाता है, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वो तुरंत अपनी जगह पर रुक जाता है। उसे फील होता है कि कुछ तो बहुत गलत है। उसके चारों ओर का सन्नाटा भारी और दम घोंटने वाला हो जाता है। जूहुआन धीरे धीरे पेड़ों की घनी परछाइयों को देखता है और खुद को तैयार करता है कि कोई भी जानवर सामने आ सकता है। अचानक अंधेरे से एक परछाई धीरे से बाहर आती है। वो एक बूढ़ा आदमी निकलता है, जिसका चेहरा एक गहरे हुड के नीचे छिपा हुआ है, जिससे जूहुआन अपनी कुल्हाड़ी पर पकड़ और मजबूत कर लेता है। वो अजीब अजनबी बस वहां खड़ा रहता है, चुपचाप उसके हर मूवमेंट को देखता हुआ। इससे कुछ समय पहले उस शांत जंगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। बूढ़ा शिकारी जंगल में चुपचाप खड़ा है और एक विशाल जानवर के छोड़े हुए बड़े बड़े पैरों के निशानों को ध्यान से देख रहा है। वो कई दिनों से कैबिन पर कड़ी नजर रख रहा है और वो पहले ही एक बहुत साफ नतीजे पर पहुंच चुका है। इस नए आदमी को तो हथियार ठीक से पकड़ना भी नहीं आता, जिससे इस बूढ़े शिकारी को ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल मजाकिया लग रही है। एक बिल्कुल नौसिखिए को कभी भी ऐसे मॉन्स्टर को हराने के लायक नहीं होना चाहिए था, खासकर तब जब सबसे एक्सपीरियंस शिकारी भी उसका सामना करने से कतराते हैं। इस पूरी सिचुएशन में कुछ तो गड़बड़ लग रही है और उसकी क्यूरियोसिटी उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए खींच ले जाती है। अब वो आखिरकार उस जवाब के ठीक सामने खड़ा है जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। उस बूढ़े अजनबी की नजर अचानक जुआन के हाथ पर टिक जाती है, सीधे उस भयानक काटने के निशान पर। जैसे ही वो देखता है कि वो गहरा जख्म पहले ही लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल जाते हैं। एक आम इंसान अब तक बिस्तर पर पड़ा होता या किसी भयानक इन्फेक्शन से मर चुका होता, फिर भी ये विशाल आदमी वहां बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। अब सिर्फ एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बचता है कि इसमें मैजिक शामिल है। बूढ़ा शिकारी अच्छी तरह जानता है कि इस दुनिया में मैजिक यूजर्स कितने रेयर होते हैं। इस तरह की स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग ऐसी दूर दराज और छोटी जगहों पर लगभग कभी नहीं दिखते। उसी समय जुआन अंदर ही अंदर घबराकर पसीना बहाते हुए खड़ा है और सोच रहा है कि यह बेहद संदेहास्पद बूढ़ा आदमी आखिर कौन हो सकता है। अचानक ही उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक हल्की बैंगनी चमक कौंधती है। इस पल उस बूढ़े आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता है। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उसके बदले का परफेक्ट मौका आ गया है। जुआन, जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या चल रहा है, बस चुपचाप उसे वापस घूरता है और ये समझने की कोशिश करता है कि क्या ये बूढ़ा आदमी खतरनाक है। सालों पहले, इससे बहुत पहले कि वो जुआन के सामने खड़ा ये जिद्दी और चिड़चिड़ा शिकारी बनता, वो महत्वाकांक्षाओं से भरा एक युवा योद्धा था। उन दिनों गांव के गार्ड्स अपना नाम कमाने
और आखिरकार ताकतवर रईसों के यहाँ सेवा करने की उम्मीद में जंग लड़ा करते थे। वो अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने के बजाय अपनी खुद की जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए वो एक फेमस शिकारी बनने का सपना लेकर अलग अलग गांवों की यात्रा करने के लिए घर से निकल गया। आखिरकार वो ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज वाले एक पहाड़ी गांव में बस गया और वहां के रक्षक का काम संभाल लिया। हालांकि सब कुछ शांत लग रहा था, पर एक अजीब बात हमेशा अलग से दिखती थी। गांव के पास नाम मात्र की भी जलाऊ लकड़ी नहीं थी, जबकि स्थानीय लोगों को लॉर्ड के जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने की इजाजत थी। इस अनकहे नियम की वजह से गांव वाले केवल जंगल के बिल्कुल बाहरी हिस्सों से ही लकड़ी इकट्ठा करते थे और जंगल के गहरे हिस्सों से पूरी तरह दूर रहते थे। उस युवा गार्ड ने कभी ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि ऐसा क्यों है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी और इसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। एक दोपहर उसने आसपास के इलाके का नक्शा बनाने की कोशिश करते हुए घने जंगल में काफी गहराई में जाने का फैसला किया। उसके बाद जो भयानक खौफनाक मंजर सामने आया वो उसे आज भी साफ तौर पर याद है। घायल और जमीन पर लाचार पड़े हुए उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसने पहाड़ों में छिपे एक खौफनाक बुरे सपने में कदम रख दिया था। एक विशाल हरा मॉन्स्टर ठीक उसके सामने खड़ा था, जिसने उसे एक कठोर और क्रूर हकीकत के रूबरू ला खड़ा किया। ये जानवर पहाड़ के ऊंचे इलाकों पर राज करते थे और इससे भी बदतर वे अपनी नस्ल को जारी रखने के लिए पास के शहरों से महिलाओं को अगवा कर लेते थे। डर से थर थर कांपते हुए उस युवा गार्ड को आखिरकार समझ आया कि पास के गांवों से युवा महिलाएं क्यों गायब हो रही थीं। वो शांत और शांतिप्रिय पहाड़ी गांव असल में इतने समय से एक गहरा काला रहस्य छिपाए हुए था। उसे मॉन्स्टर्स का गांव कहा जाता था। वो किसी तरह बच तो गया, लेकिन बाल बाल बचा और इस सर्वाइवल ने उसे गहरे शारीरिक और मानसिक घाव दिए। कई सालों तक वो उन्हीं गांव वालों के ठीक बगल में रहा जिनसे वो अंदर ही अंदर नफरत करता था। वो नफरत धीरे धीरे एक सनक में बदल गई और आखिरकार वो सनक ही उसके जीने की एकमात्र वजह बन गई। एक अंधेरी रात आसमान की तरफ एक जलती हुई मशाल उठाकर उसने खुद से एक पक्का वादा किया कि वो एक दिन इस पहाड़ के हर एक मॉन्स्टर के घोंसले को तबाह कर देगा। अपनी यादों से बाहर निकलते हुए बूढ़े शिकारी ने अपना ध्यान वापस जूहुआन पर लगाया। उसकी थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक रही थी। इस विशालकाय नए आदमी के पास अविश्वसनीय ताकत, एक बड़ा शरीर और तेजी से ठीक होने की शक्तियां हैं जो किसी सामान्य इंसान के पास कभी नहीं हो सकती। उस बूढ़े आदमी के दिमाग में अब सब कुछ बिल्कुल सही बैठ रहा था। इस अजनबी बाहरी व्यक्ति में इन पहाड़ों में अब तक के सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर शिकारी बनने की क्षमता है। वो ये भी जानता है कि उनके पास समय कम है, क्योंकि वे जानवर आखिरकार वापस आएंगे और जब उनके पास किडनैप करने के लिए कोई महिला नहीं बचेगी तो वे पूरे गांव को अपना शिकारगाह बना देंगे। इससे पहले की स्थिति वहां तक पहुंचे, उसने फैसला किया कि वो जूहुआन को ट्रेनिंग देगा और उसे उन जीवों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक परफेक्ट हथियार के रूप में ढालेगा। अपने हुड के नीचे एक चालाक मुस्कान छिपाते हुए उस बूढ़े ने सोचा कि एक ठोस डील करने से ये नौसिखिया ट्रेनिंग को बीच में नहीं छोड़ेगा। इसलिए आखिरकार उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। जुओं को उस आदमी की कही एक भी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो अपना बैलेंस बनाए रखते हुए और एक सुरक्षित दूरी पर रहते हुए सम्मानपूर्वक झुकता है। अनुभवी शिकारी तुरंत नोटिस करता है कि भले ही ये बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, फिर भी उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी सुरक्षा ढीली नहीं की है, जिससे बूढ़ा आदमी मुस्कुरा उठता है। उसी पल से वो अपना मन बना लेता है कि ये विशाल मूर्ख उसका नया स्टूडेंट बनने जा रहा है। अगली सुबह बहुत जल्दी आ जाती है और जूहुआन अपनी थकी हुई मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है। उसे लगता है कि कैबिन में सुबह की तेज धूप आने से पहले उसे मुश्किल से ही कोई नींद मिली है। बाहर बूढ़ा शिकारी पहले से ही यार्ड के किनारे धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। वो जानबूझकर अंदर जाने से बचता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी अजनबी उस घर में आसानी से चला आए जहां लिजी और डॉरथी अकेले रहती हैं। लकड़ी के दरवाजे की दरारों से बाहर देखते हुए जूहुआन तुरंत उस बूढ़े आदमी को देख लेता है। फिर वो उस बूढ़े आदमी की मुस्कान को नोटिस करता है, जो बेहद संदिग्ध और शातिर लगती है। एक सेकंड के लिए ये उसे धरती पर उन स्ट्रेसफुल मीटिंग्स की याद दिलाता है जब मैनेजर्स कोई बहुत बुरी खबर सुनाने वाले होते थे। कोई भी समय बर्बाद न करते हुए जूहुआन चुपचाप अपना बैकपैक उठाता है और ऐसे एक्ट करने की कोशिश करता है जैसे उसने उस बूढ़े आदमी को वहां खड़े नहीं देखा है। लेकिन जैसे ही वो चलने वाला होता है, लिजी उसका नाम पुकारती है, जिससे उसे पीछे मुड़ना पड़ता है। जब वो उसके लिए पकाए हुए खाने को हाथ में लेती है तो उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। घबराते हुए वो सब कुछ पैक कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी आंखों में न देखना पड़े। उसे इतना शर्मीला और प्यारा व्यवहार करते देखकर तुरंत जूहुआन का चेहरा भी लाल हो जाता है। इस बीच नन्ही डॉरथी बड़ी और चमकती आंखों से उन दोनों को देख रही है। अचानक ही वो छोटी लड़की कमरे के पार दौड़ती है। उसके छोटे पैर लकड़ी के फर्श पर थपकी देते हैं जब तक कि वो अपनी बाहें फैलाकर उसके ठीक सामने नहीं रुक जाती।
जिससे जू हुआन अपनी जगह पर जम जाता है। उसके ठीक पीछे खड़ी लिजी भी उतनी ही नर्वस और घबराई हुई दिखती है। एक पल बाद वो उसका बैकपैक ठीक करने में मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और चुपचाप उससे कहती है कि जब वो ट्रिप पर बाहर जाए तो अच्छे से खाना खाए। इससे पहले कि जू हुआन को पता चलता, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि लोगों द्वारा सचमुच उसकी परवाह करना और उसकी सेफ्टी की चिंता करना उसे अभी भी बहुत अजीब लगता है। जाने से पहले वे एक दूसरे से धीरे से बात करते हैं और भले ही वो उनकी हर बात को नहीं समझ पाता, फिर भी उसे बात समझ आ जाती है। वो समझ सकता है कि वो उसे सुरक्षित वापस आने के लिए कह रही है, इसलिए लोकल लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के लिए जुवान लिजी की तरफ इशारा करता है और उस फ्रेज को दोहराने की पूरी कोशिश करता है। माँ और बेटी दोनों ही उसकी इस कोशिश से काफी हैरान दिखती हैं। लिजी शब्दों का उसका उच्चारण सुनकर जल्दी से मुस्कुरा देती है और सहमति में सिर हिलाती है। डॉर्थी तुरंत कूद पड़ती है, वही शब्द दोहराती है और मजाक में उससे कहती है कि वो सही सलामत वापस आए। जूहियन का दिल ठीक उसी समय पिघल जाता है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए उन्हें हाथ हिलाता है और वादा करता है कि वो घर वापस आएगा। माँ और बेटी दरवाजे से उसे हाथ हिलाते रहते हैं और अपने नए रक्षक को जाते हुए देखते हैं। जैसे ही जूहियन जाने के लिए मुड़ता है, उसके चेहरे का वो प्यारा लुक पूरी तरह से गायब हो जाता है। अंदर ही अंदर वो सचमुच अपने इस आरामदायक नए घर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो जानता है कि इस समय सर्वाइवल ही उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। थका देने वाली चढ़ाई के कारण उसकी टांगें बहुत भारी हो जाती हैं और उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है, जिससे वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरी चीज है जो बूढ़ा आदमी उसे दिखाना चाहता है। अचानक ही बूढ़ा शिकारी पूरी तरह से रुक जाता है। जुओं को उसकी पीठ से टकराने से बचने के लिए तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है। पुराना अनुभवी शिकारी अपने पैरों को नीचे की मिट्टी पर बार बार थपथपाता है। कंफ्यूज्ड महसूस करते हुए जुओं जमीन की तरफ देखता है और तुरंत कुछ बहुत ही अजीब नोटिस करता है। बूढ़े आदमी के पैरों के निशान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हर एक कदम एक अजीब एंगल और दूरी पर है, मानो शिकारी ने जानबूझकर उन्हें इस तरह रखा हो। जुओं के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो इसे आजमाने का फैसला करता है। वो विशालकाय नौसिखिया सीधा खड़ा होता है और अनुभवी शिकारी के हर एक कदम को ध्यान से कॉपी करना शुरू कर देता है। बूढ़ा शिकारी पीछे मुड़कर देखता है कि उसका स्टूडेंट क्या कर रहा है और बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा देता है। जैसे ही वे जंगल में और गहराई में जाते हैं, बूढ़ा शिकारी शब्दों के बजाय एक्शन से सिखाने का फैसला करता है। वो एक पेड़ को छूने के लिए रुकता है और समझाता है कि कैसे हर पहाड़ के अपने यूनिक जानवर और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कभी कभी वो मिट्टी में रफ मैप्स बनाने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल करता है और पहाड़ियों, नदियों और सबसे अच्छे शिकार के रास्तों की ओर इशारा करता है। जुआ ध्यान से देखता है और हर एक डिटेल को याद कर लेता है, भले ही उसे सब कुछ समझ में ना आ रहा हो। आखिरकार वे पहाड़ों में गहराई में आराम करने के लिए रुकते हैं और जुहुआ सांस लेने के लिए एक बड़ी चट्टान पर बैठ जाता है। अनुभवी शिकारी अपने चमड़े के बैग में हाथ डालने से पहले एक पल के लिए उसे चुपचाप देखता है। बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है ये जानने के लिए क्यूरियस होकर जू हुआन आगे झुकता है और सोचता है कि वो क्या सबक सीखने वाला है। लेकिन किसी टूल के बजाय बूढ़ा आदमी बस एक छोटी सी लकड़ी की चीज बाहर निकालता है। फिर वो जू हुआन की तरफ इशारा करता है कि आखिरकार अब लंच का समय हो गया है। जू हुआन का चेहरा तुरंत चमक उठता है। जैसे ही वो अपना लंच बॉक्स खोलता है, उसे खुशी खुशी याद आता है कि डॉर्थी कितनी एक्साइटेड थी और लिजी ने कितनी सावधानी से उसके लिए ये खाना तैयार किया था। खाने को देखकर ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है और एक सेकंड के लिए उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। लेकिन इससे पहले कि वो एक निवाला भी ले पाता, बूढ़े शिकारी ने अचानक अपना हाथ उठा दिया, जिससे जुहुआन अपनी जगह पर जम गया। अनुभवी शिकारी तुरंत जुहुआन को अपना लंच बॉक्स बंद करने का इशारा करता है। हैरान और परेशान होकर जुहुआ सोचता है कि इस बार उसने क्या गलती कर दी है। हाथों के इशारों और कुछ आसान शब्दों का इस्तेमाल करके अनुभवी शिकारी समझाता है कि पका हुआ खाना एक तेज खुशबू छोड़ता है जो मीलों दूर से भी खतरनाक जानवरों को आसानी से अट्रैक्ट कर सकती है। ये सुनकर जू हुआन की सारी एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो जाती है। वो स्वादिष्ट भोजन जिसका वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अचानक एक खतरनाक मॉन्स्टर का चारा बन चुका था। खाने को दूर रखने के बाद वे अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं जब तक कि वे जंगल के अंदर छिपे एक और छोटे कैबिन तक नहीं पहुंच जाते। बूढ़ा शिकारी कैबिन की तरफ इशारा करता है और गर्व से उससे कहता है कि यहीं से उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। जब जुवान को एक धनुष थमाया जाता है तो वो नोटिस करता है कि वो कितना अजीब लग रहा है। वो बिल्कुल सीधा और अपरिचित था, वैसा बिल्कुल नहीं जैसा घुमावदार धनुष वो आमतौर पर देखता था। जुवान के हैरान चेहरे को इग्नोर करते हुए अनुभवी शिकारी आगे बढ़ता है और धनुष उठाता है। धीरे धीरे और आसानी से वो आसमान की तरफ निशाना साधते हुए भारी डोरी को पीछे खींचता है। वो छोड़ देता है और तीर हवा में उड़ जाता है।
दूर किसी पेड़ के तने में गहराई से जा धंसता है। जुआन विस्मय से देखता है और आखिरकार समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो जल्दी से अनुभवी शिकारी के स्टांस को कॉपी करता है, अपना खुद का धनुष उठाता है और फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। बूढ़ा शिकारी जूहान के हाथों को एडजस्ट करने और उसके पोस्चर को ठीक करने के लिए उसके पास जाता है। हालांकि जैसे ही वो जूहान के हाथों को छूता है, वो नोटिस करता है कि वे कितने अविश्वसनीय रूप से स्थिर और मजबूत हैं। जूहान बिल्कुल भी नहीं कांपता और अनुभवी शिकारी का चेहरा सरप्राइज से पूरी तरह बदल जाता है। बाकी सब कुछ छोड़कर जूहान अपना पूरा ध्यान अपने सामने के टारगेट पर फोकस करता है। वो सुनिश्चित करता है कि हर एक मूवमेंट प्रैक्टिस करने का एक मौका है और हर एक सलाह को एक जरूरी सबक की तरह लेता है। अंदर ही अंदर उसके भीतर एक पक्का इरादा बढ़ने लगता है। जुआन मजबूत बनना चाहता है ताकि वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को खुद संभाल सके। किसी भी चीज से ज्यादा उसे लिजी और नन्ही डॉरथी दोनों की रक्षा करने के लिए ताकत चाहिए। जब जूवॉन जंगल में ट्रेनिंग करने में बिजी है, तब भी उस प्यारे से कैबिन के आसपास एक शांत माहौल बना हुआ है। अंदर डॉरथी खुशी खुशी अपने बिस्तर पर लेटी है। सुंदर नीले आसमान, लिजी के खूबसूरत बालों, जूवॉन के काले बालों और स्वादिष्ट मांस के बारे में एक प्यारा सा गाना गुनगुना रही है जो वो उनके लिए घर लाता है। वो छोटी बच्ची इतनी खुश और संतुष्ट महसूस करती है कि उसे सचमुच लगता है कि वो स्वादिष्ट मांस अभी भी उसके छोटे से पेट में है, जो उसे अगले भोजन तक संतुष्ट रख रहा है। कमरे के कोने की तरफ देखते हुए वो लिजी को मुस्कुराते हुए देखती है और एक बहुत ही जरूरी बात महसूस करती है। जब से जुआन आया है, उसकी माँ बहुत ज्यादा हंसने लगी है और अब वो उदास या अकेली नहीं दिखती है। हर बार जब डॉरथी अपनी माँ को इतना खुश देखती है, तो उसके छोटे से सीने में एक गर्म और प्यारी फीलिंग भर जाती है। लेकिन वो अचानक मिली खुशी जल्दी ही उसके सबसे गहरे डरों को वापस ले आती है। उसे याद आता है कि न तो जूवॉन और न ही लिजी उसके असली माता पिता हैं, और इस उदास विचार से उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। खिड़की के बाहर तारों की तरफ देखते हुए वो चिंता करने लगती है कि एक दिन जूवॉन शायद लिजी के साथ चला जाएगा और उसके जैसी एक बिनचाही बेकार बच्ची को अकेला छोड़ देगा। उसकी चमकती सुनहरी आंखों में आंसू भरने लगते हैं क्योंकि उसके पास्ट की दर्दनाक यादें फिर से उभरने लगती हैं। इससे पहले कि वो अपने दुखद विचारों में पूरी तरह खो जाती, बाहर से आ रही एक अजीब टिमटिमाती रोशनी पर उसकी नजर पड़ती है। आसपास देखते हुए वो नोटिस करती है कि वो कमरे में बिल्कुल अकेली है, जिससे वो सोचने लगती है कि लिजी आधी रात को कहाँ जा सकती है। अचानक उसके असली पिता की कठोर और क्रूर आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। उसे याद आता है कि वो उसे सिर्फ इसलिए बेकार कहता था क्योंकि वो लड़का पैदा नहीं हुई थी, और लगातार चिल्लाता था कि उसने उनके खाने को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। दर्दनाक यादों से कांपते हुए डॉरथी सबसे पहले उनके मीट बकेट की तरफ भागती है, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि खाना सेफ है। जब वो देखती है कि खाना अभी भी वहां है, तो वो राहत की सांस लेती है, लेकिन वो तुरंत लिजी को ढूंढने के लिए वापस चली जाती है। अचानक बाहर से एक गुस्से वाली आवाज गूंजती है, जिससे वो डर के मारे अपनी जगह पर जम जाती है। दरवाजे के फ्रेम के पीछे छिपकर वो एक छोटी सी दरार से ध्यान से देखती है और तुरंत यार्ड में खड़े डरावने आदमियों को पहचान लेती है। ठंडी रात में बाहर 3 डराने वाले कर्ज वसूलने वालों ने घर के सामने लिजी को घेर लिया है। वे उस पर मीट चुराने का घटिया आरोप लगाते हैं और उसकी इस बात को अनसुना कर देते हैं कि जुआन ने खुद इसका शिकार किया था। ब्लॉन्ड लीडर बस उसके मुंह पर हंसता है, जबकि दूसरा आदमी दावा करता है कि उसका पति पहले ही मर चुका है और उसे झूठी चोर कहता है। जब लिजी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तो वे आदमी उसे बेरहमी से धकेल देते हैं और जबरदस्ती कैबिन के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे चौखट पार करते हैं, वे अपनी जगह पर ठिठक जाते हैं। उनकी आंखें दीवार पर टंगे विशाल भेड़िए की खाल पर पड़ती हैं और उनके चेहरों पर लालच साफ दिखने लगता है। लीडर धीरे धीरे अपने हाथ को उस मुलायम फर पर फेरता है, ये महसूस करते हुए कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जबकि बाकी 2 आदमी और खजाने की तलाश में कैबिन को अस्त व्यस्त करने लगते हैं। फर्नीचर के एक टुकड़े के नीचे दुबकी हुई डॉरथी उनके भारी कदमों को पास आते हुए सुनती है और आखिरकार समझ जाती है कि वे किस चीज के पीछे हैं। वे सिर्फ उनका खाना नहीं लेना चाहते, बल्कि वे उनकी हर एक चीज लूटना चाहते हैं जो उनकी अपनी है। डरी हुई लिजी वापस कैबिन के अंदर भागती है और उस कीमती भेड़िए की खाल को चोरी होने से बचाने के लिए उसके सामने आ खड़ी होती है। चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ वो उनसे इसे छोड़ने की भीख मांगती है और रोते हुए कहती है कि ये खाल उसके परिवार की है। इससे पहले कि वो रिएक्ट भी कर पाती, उस ब्लॉन्ड आदमी ने अचानक उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ के वार से वो लकड़ी के फर्श पर गिर जाती है और उसके पूरे शरीर में एक तेज दर्द फैल जाता है। वो देखने के लिए तुरंत अपना सिर घुमाती है। डॉरथी पास ही छिपी खड़ी है और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। डर तुरंत लिजी पर हावी हो जाता है, जिससे वो अपना दर्द भूल जाती है। भले ही वो पूरी तरह कांप रही है,
वो अपनी बेटी की तरफ रेंगने की कोशिश करती है। डॉरेथी बस सदमे में देख सकती है क्योंकि उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आते हैं। वो छोटी बच्ची खुद को दोषी मानती है, ये सोचते हुए कि उसकी किसी गलती की वजह से ये सब हुआ है। वे आदमी बस हंसते हैं। उनमें से एक दूसरों को चेतावनी देता है कि पकड़े जाना मुसीबत भरा होगा क्योंकि उनके गांव में अनुभवी शिकारी बहुत कम हैं। ब्लॉन्ड लीडर पूरी तरह से चेतावनी को नजरअंदाज करता है और लिजी को बेरहमी से हाथ से पकड़ लेता है। वो उसे जंगल में और गहराई में खींचने का सुझाव देता है जहां कोई भी उसकी चीखें नहीं सुन पाएगा। उसे घसीट कर ले जाने से पहले लीडर उसे धमकी देता है और वार्निंग देता है कि अगर उसने जुआ के वापस आने पर उसे एक भी शब्द कहा तो वे कैबिन को जला देंगे। इसके साथ वे उसे घसीटना शुरू कर देते हैं। छोटी डॉरथी बिल्कुल अकेली रह जाती है। अंधेरे कमरे के अंदर छिपी हुई वो बेचारी बच्ची पूरे डर से कांप रही है। दुनिया में जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसे उसकी आंखों के सामने ही ले जाया गया है। बुरी तरह रोते हुए वो घर से बाहर भागती है और बार बार जुआन का नाम चिल्लाती है, उससे जल्दी वापस आने की भीख मांगती है। जंगल के गहरे हिस्से में जुआन अभी भी उस बूढ़े शिकारी के साथ चल रहा है और उसके एक और लेसन को ध्यान से सुन रहा है। वो पुराना शिकारी अचानक उस रास्ते की तरफ इशारा करता है जहां से वे आए थे, जैसे वो उसे कुछ दिखाना चाहता हो। लेकिन जुआन को कुछ भी गलत नहीं लगता। वो बस पोलाइटली झुकता है और ट्रेनिंग के लिए उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी शांत जंगल में अचानक डोरथी की रोने चिल्लाने की आवाज गूंज उठती है। जुआन तुरंत वहीं रुक जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये कोई नॉर्मल रोना नहीं है। वो एकदम घबरा जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि डोरथी कभी इस तरह नहीं रोएगी जब तक कि कुछ बहुत बुरा ना हुआ हो। वो जितनी तेजी से भाग सकता है भागने लगता है। घर वापस जाते समय हर डरावना ख्याल उसके दिमाग में चल रहा है। जब वो पहुंचता है तो जो वो देखता है उससे उसका खून खौल उठता है। 3 आदमी लिजी को दबोचे हुए हैं। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट जाता है, यानी उसका आपा खो जाता है। उनमें से एक गुंडा पीछे मुड़ता है जब वो अपनी तरफ तेजी से आती भारी कदमों की आवाज सुनता है। इससे पहले कि वो आदमी पलक भी झपका पाए, जू हुआन का घूंसा सीधे उसके चेहरे पर लगता है, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरता है। वो तुरंत लिजी और उन घुसपैठियों के बीच खड़ा हो जाता है, जबकि वो राहत के आंसुओं के साथ उसे ऊपर देखती है। लेकिन जू हुआन उसकी तरफ वापस नहीं देखता। वो बस बचे हुए आदमियों की तरफ सीधा बढ़ता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। जैसे ही जू हुआन एक कदम आगे बढ़ाता है, दूसरा गुंडा घबराहट में पसीना पसीना होने लगता है। जू हुआन सीधे उसके पेट पर एक खतरनाक घुटना मारता है, जिससे वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। वो ब्लॉन्ड बालों वाला लीडर एक घबराहट भरा पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जू हुआन उसे आसानी से डॉज कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। जू हुआन उसे जमीन से पूरा ऊपर उठाता है और मिट्टी पर जोर से दे मारता है। जू हुआन उसे नीचे दबा देता है। उसका गुस्सा उबल रहा होता है। वो सचमुच मानता है कि जो कोई भी उसके परिवार को छूने की हिम्मत करेगा वो कुचले जाने के लायक है। उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक खतरनाक नीली एनर्जी जमा होने लगती है। लिजी सदमे में जम जाती है और वो ब्लॉन्ड गुंडा पूरे डर से कांपने लगता है क्योंकि जू हुआन उसकी कॉलर को कसकर पकड़ लेता है। जैसे ही वो मारने वाला होता है, लिजी उसका नाम चिल्लाती है, जिससे जू हुआन 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। ठीक तभी दूसरा गुंडा एक नुकीले हथियार के साथ पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। बिना देखे ही जुआन उस आदमी के हाथ को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और उसे कसकर दबा देता है, जिससे हमलावर के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उसके हाथ को कुचलने वाली ताकत वाकई बेहद खतरनाक लगती है। लिजी बेताबी से जुआन से रुकने की भीख मांगती है और ठीक उसी समय वो बूढ़ा शिकारी आखिरकार वहां पहुंच जाता है। वो बूढ़ा आदमी जुआन का हाथ पकड़ता है और कैबिन की खिड़की की तरफ इशारा करता है, जहां छोटी डॉर्थी खड़ी होकर रो रही है। जैसे ही जुआन उसे रोते हुए देखता है, उसका सारा जानलेवा गुस्सा अचानक गायब हो जाता है। जुआन हमेशा से बहुत कोमल और दयालु रहा है, लेकिन आज लिजी ने उसका एक बिल्कुल अलग रूप देखा, जो अपने चाहने वालों को बचाने के लिए बेहद डरावना बन सकता है। 1 सेकंड के लिए उसे अपने पूर्व पति की याद आती है और चिंता होती है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। लेकिन जैसे ही वो जुआन की आंखों में देखती है, वो डर गायब हो जाता है। उसकी नजरों में बिल्कुल भी क्रूरता नहीं है, वहां केवल उन्हें बचाने की बेताबी और एक गहरी इच्छा है। हालांकि जुओ उसके चेहरे के भाव को पूरी तरह गलत समझ लेता है। उसके चेहरे पर सदमे को देखकर उसे लगता है कि वो अब उससे डर गई है। उसके चेहरे पर दिखने वाली गहरी उदासी लिजी को उस पूरी लड़ाई से कहीं ज्यादा चोट पहुंचाती है। भाषा की दीवार एक बार फिर उनके बीच आ जाती है, जिससे वो उसे अपनी असली भावनाएं नहीं बता पाती। इसलिए बोलने के बजाय वो उसे दिखाने का फैसला करती है। पूरी ताकत से उसका नाम पुकारते हुए लिजी आगे बढ़ती है और उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लेती है। जैसे ही उसकी हथेलियां उसके गर्म खुरदरे हाथों को छूती हैं, उसके दिल में एक पूरा यकीन भर जाता है। इस आदमी से उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसका सुरक्षित ठिकाना है। उसके हाथों को धीरे से अपने चेहरे पर दबाते हुए
लिजी मन ही मन उस आदमी को थैंक यू कहती है जिसने आखिरकार उनकी जिंदगी में गर्माहट और सुरक्षा लाई है। जुओ उसे प्यार से गले लगा लेता है और सोचता है कि वो उसके प्रति इतनी आभारी क्यों महसूस कर रही है। अपने दिल में वो मानता है कि वो खुद है जिसे उसे थैंक यू कहना चाहिए। ठीक तभी लिजी की नजर घर के अंदर सुरक्षित रूप से सिसक रही छोटी डॉर्थी पर पड़ती है। वो चिंता भरे चेहरे के साथ खिड़की की तरफ इशारा करती है और जितनी तेजी से हो सके घर की तरफ वापस भागती है। जल्दी से अंदर जाकर लिजी प्यार से छोटी बच्ची से पूछती है कि क्या वो ठीक है। डॉर्थी अभी भी पूरी तरह से कांप रही है। उसके पीले पड़े चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। भले ही वो खुद थीं जो पहले जू हुआन की मदद लेने भागी थी, लेकिन उनके बड़े बड़े घूंसों को इतनी बेरहमी से चलते देखना उसके लिए बेहद डरावना था। वो अपने दिमाग में अपनी सौतेली माँ और लिजी के गंभीर रूप से घायल और सूजे हुए चेहरों को सोचना बंद नहीं कर पा रही है। ये डरावना विचार कि एक दिन उसका अपना चेहरा भी ऐसा दिख सकता है उसे गहरे डर से कंपकपा देता है। वो बेताबी से लिजी से माफी मांगना चाहती है और उसे बताना चाहती है कि वो कितनी शर्मिंदा है। उसे डर है कि कहीं लिजी उसे नजरअंदाज करना शुरू ना कर दे और उसे एक भूत की तरह ट्रीट ना करे, जैसा कि उसका क्रूर सौतेला पिता किया करता था। डॉरथी जल्दी से माफी मांगती है कि वो मदद करने के बजाय बेड के नीचे छिप गई थी। बिना रुके सिसकते हुए वो बेचारी लड़की कहती है कि ये सब पूरी तरह से उसकी गलती है। लिजी उसे कस कर गले लगा लेती है और उसे ऐसी दिल दुखाने वाली बातें न करने के लिए कहती है। लिजी समझाती है कि जब उन्होंने पहले आई कांटेक्ट किया था तो उसने केवल उसे न देखने का नाटक किया था, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे डरावने आदमी उसके छिपने की जगह को न ढूंढ लें। वो छोटी बच्ची को दिलासा देती है कि उसके पास दोषी या बुरा महसूस करने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लिजी फिर कहती है कि उसके पापा की वजह से वे सभी अब सुरक्षित हैं, जिससे डॉर्थी उलझन में पड़ जाती है, जो उसे याद दिलाती है कि उसके असली पिता की बहुत समय पहले मौत हो चुकी है। प्यार से मुस्कुराते हुए लिजी पूछती है कि क्या वो नहीं जानती कि जू हुआन उनके लिए कौन है, लेकिन डॉरथी बस जवाब देती है कि जू हुआन सिर्फ जू हुआन है। फिर पूछती है कि क्या वो लिजी का पति है। लिजी मुस्कुराती है और उसे बताती है कि वो बिल्कुल सही है, ये समझाते हुए कि चूंकि जू हुआन उसका पति है इसलिए वो डॉरथी का नया पापा भी बन जाता है, जिससे छोटी बच्ची पूरी तरह से हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। लिजी धैर्य से उसे समझाती है, ये बताते हुए कि चूंकि वो डॉरथी की नई माँ है और डॉरथी उसकी प्यारी बेटी है, इसलिए जुआन स्वाभाविक रूप से उसका पापा भी बन जाता है। डॉरथी पूरी तरह से हैरान है कि उसने अब तक इन आसान बातों को आपस में जोड़कर क्यों नहीं देखा। वो कांच की खिड़की से जुआन को देखती है, फिर से लिजी की तरफ मुड़कर एक बार और पूछती है कि क्या वो विशाल आदमी वाकई उसका नया पापा है। लिजी धीरे से सिर हिलाती है और उसे आश्वस्त करती है। डॉरथी से वादा करती है कि जुआन उस भयानक पिता की तरह बिल्कुल नहीं है जो उसके पास पहले था। वो ऐसा आदमी नहीं है जो अपने परिवार को चोट पहुंचाए या पीटे, बल्कि वो ऐसा इंसान है जो हमेशा उनकी रक्षा करेगा और उन्हें नुकसान से सुरक्षित रखेगा। और यही कारण है कि जुआन ने बाहर यार्ड में उन बुरे आदमियों से इतनी बहादुरी से लड़ाई की। ये सुनकर डॉरथी वापस खिड़की के बाहर देखती है और अपनी पूरी ताकत से जुआन को पुकारती है, उसे अपना पापा कहती है। वो मुश्किल से विश्वास कर पा रही है कि इतना बड़ा विशाल आदमी अपने बड़े चेहरे, ऊंचे शरीर और विशाल हाथ पैरों के साथ वास्तव में उसका अपना डैड है। वो घर से बाहर भागती है, इस बात से बहुत खुश होकर कि उसके पास एक बेहद मजबूत और वंडरफुल पापा हैं जो उसे और लिजी दोनों को बचाते हैं। उसे याद आता है कि उसने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया और रात को सोते समय उसे हमेशा अपने पास सुलाता है ताकि वो सुरक्षित और गर्म महसूस करे। वो हमेशा उसे देखकर प्यार से मुस्कुराता है, उसे स्वादिष्ट मीट खिलाता है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसे उसका खुद का नाम भी दिया था। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि जिस दयालु आदमी ने उसे एक पहचान दी वही अब उसका असली पिता है। जुओ उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है और एक बड़ी मुस्कान के साथ उस छोटी बच्ची को खुशी खुशी अपनी बाहों में उठा लेता है। भले ही वो उन शब्दों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है जो वो चिल्ला रही है, फिर भी वो उस सच्ची भावना को समझ सकता है जो वो उसे बताने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो उसे पास पकड़कर खड़ा होता है, उसे एक अजीब सी गंध आती है और उसे एहसास होता है कि बेचारी छोटी बच्ची ने डर के मारे गलती से बिस्तर गीला पेशाब कर दिया है। वो इतनी प्यारी और मासूम दिखती है कि जुओं को अपने ही मन में इस बात पर ध्यान देने के लिए थोड़ा गिल्टी महसूस होता है। उसी समय लिजी उनके साथ शामिल होने के लिए घर से बाहर आती है और वे तीनों एक असली प्यारे परिवार की तरह एक सुंदर कसकर गले मिलते हैं। अचानक डोरथी को कुछ जरूरी याद आता है और वो जुओं की मजबूत बाहों से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो उस जगह भागकर जाती है जहां हारे हुए आदमी जमीन पर लेटे हैं और मिट्टी में कुछ ढूंढने लगती है। उसे मीट की वो भारी टोकरी दिखती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके छोटे हाथ उसे उठाने के लिए बहुत कमजोर हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचती है। इस मेहनत से उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। उसकी इस जिद को देखकर मुस्कुराते हुए
लिजी और जुवान उस छोटी बच्ची की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भले ही वो संघर्ष कर रही है, जुवान ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि वो कितनी जिद्दी और मजबूत इरादों वाली है। वो और लिजी दोनों चुपके से हंसते हैं, इस बात पर सहमत होते हुए कि मीट के प्रति उसका प्यार वाकई अलग लेवल पर है। जुवान आगे बढ़ता है और बिना किसी मेहनत के सिर्फ एक हाथ से उस भारी टोकरी को उठा लेता है। उसके प्यारे गोल मटोल चेहरे को देखते हुए वो खुद ही मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि सिर्फ एक टोकरी खाने के लिए किसी बच्चे का असली हीरो बनना कितना आसान है। लिजी मुस्कुराती है और हाथ हिलाती है, जुवान को सब कुछ घर के अंदर लाने का इशारा करती है। अब जबकि उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, वे सभी आखिरकार वापस घर के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा करने से पहले जुहान उन पिटे हुए आदमियों के पास वापस जाता है। उसका चेहरा गंभीर और गंभीर हो जाता है, वो वहीं उनकी जान लेने के लिए तैयार लग रहा है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बीच में आता है और उसे शांत होने का इशारा करता है, जिसे जुहान शुक्र है कि समझ जाता है। अगर अधिकारी आते और उसे मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लेते तो बड़ी मुसीबत हो जाती, खासकर अब जब उसके पास खुद के अलावा देखभाल करने के लिए एक परिवार भी है। वो उनके चेहरों को ध्यान से याद कर लेता है, खुद से कहता है कि अगर ये गुंडे फिर कभी उसके घर के पास आने की हिम्मत करेंगे तो उन्हें मौत से भी बदतर अंजाम भुगतना पड़ेगा। बूढ़ा आदमी उन सप्लाईज और गियर की तरफ इशारा करता है जो उन आदमियों ने गिराए थे, ये बताते हुए कि ये चीजें पहाड़ों में सरवाइव करने के लिए बहुत काम आएंगी। जुवान अपने प्यारे घर की तरफ वापस देखता है, लिजी को छोटी डॉर्थी के साथ खुशी से खेलते हुए देखता है। वो बची हुई सप्लाईज और भेड़िए की खाल को इकट्ठा करता है, उन्हें अंदर ले जाता है और अच्छे से स्टोर करके रख देता है। वो खुद को याद दिलाता है कि जिंदगी में एक बार अपनों को खोना ही बर्दाश्त करने के लिए बहुत ज्यादा दर्द था। एक शांत दृढ़ मुस्कान के साथ वो अपनी आखिरी सांस तक लिजी और डॉर्थी को किसी भी खतरे से बचाने की कसम खाता है। वो एक प्यारी मुस्कान देता है और डॉर्थी और लिजी की तरफ हाथ हिलाता है, जो खुशी खुशी उसे वापस हाथ हिलाती हैं। उनके आरामदायक कैबिन के अंदर लिजी एक चंचल बिना पैंट वाली डॉर्थी को कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही है, जो मस्ती करने में बहुत व्यस्त है। अपने नए परिवार को देखते हुए जुवान का ध्यान बाहर की हलचल से भटकता है, क्योंकि विलेज चीफ वहां पहुंचता है। जमीन पर पड़े बेहोश गुंडों को देखते हुए चीफ ये साफ कर देता है कि वो कोई और लड़ाई शुरू करने नहीं आया है, बल्कि इस मामले को शांति से सुलझाने आया है। वो जुवान को आश्वस्त करता है कि वो खुद इन उपद्रवियों को डांटेंगे और सुझाव देता है कि वे इस विवाद को यहीं खत्म कर दें। मामले को सुलझाने के लिए चीफ हर्जाने के रूप में कपड़े का एक रोल ऑफर करता है, ये उम्मीद करते हुए कि इससे जुआ चुप रहेगा। जुआ इस तरह के सस्ते भुगतान से बहुत चिढ़ जाता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पास बातचीत करने का कोई खास मौका नहीं है। ये महसूस करते हुए कि वो पूरे गांव को अपना दुश्मन बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता, खासकर तब जब वो अभी तक उनकी भाषा नहीं बोल सकता। वो न चाहते हुए भी इस डील को स्वीकार कर लेता है और तुरंत लोकल भाषा सीखने की कसम खाता है। असली इंसाफ की मांग न कर पाना निराशाजनक है, लेकिन जू हुआन को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता करना होगा। उसका सारा तनाव तब गायब हो जाता है जब लिजी उसे आवाज देती है और छोटी डॉर्थी उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। जू हुआन मजाक में अपनी बेटी को ठंड में इस तरह घूमने के लिए चिढ़ाता है। कमरे में उसकी हंसी गूंजने पर वो अपना गुस्सा पूरी तरह भूल जाता है। लिजी डॉर्थी को इधर उधर भागते हुए देखती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो शरारती बच्ची जुओं को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है और हंसते हुए उसके बड़े पैरों के चक्कर लगाकर अपनी मां से बचती है। जब आखिरकार घर में शांति हो जाती है और डॉर्थी सो जाती है, तो लिजी नए कपड़े को समेटती है। ये सोचकर राहत महसूस करती है कि पहले हुए डरावने हादसों के बावजूद उनकी बेटी अभी भी खुश और हंस रही है। उसे देखते हुए जुओ इस हमले के बारे में सोचता है और फैसला करता है कि उसे मैजिक सीखना ही होगा। मैजिकल पावर्स के साथ अपने परिवार की रक्षा करना आसान होगा और वो एक टॉप शिकारी के रूप में बहुत सारा पैसा कमा सकता है। अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, जिससे वो हैरान रह जाता है कि अपनी पावर्स को कैसे जगाया जाए। लिजी उसकी इस अजीब आवाज पर ध्यान देती है और बुखार के लिए उसका माथा चेक करती है, लेकिन जुवान का ध्यान तब भटक जाता है जब वो उसके गाल पर एक ताजा चोट का निशान देखता है। उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है। वो इस बात से नाराज है कि उन गुंडों ने लिजी को छूने की हिम्मत की। उसके नाजुक शरीर को देखते हुए वो चाहता है कि काश वो उसे तुरंत ठीक करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर पाता। एक प्यारी मुस्कान के साथ उसे दिलासा देते हुए लिजी अपने हाथ उसके गालों पर रखती है और उसके गंभीर चेहरे को ठीक करने के लिए उन्हें दबाती है। अचानक जुवान लिजी को ठंडी जमीन से ऊपर उठाने के लिए प्यार से अपनी गोद में उठा लेता है। उसे करीब पकड़ते ही उसकी आंखें सदमे से खुली की खुली रह जाती हैं। उसके गाल का वो काला निशान पूरी तरह से गायब हो गया है। उसकी साफ स्किन को देखते हुए
वो सोचता है कि क्या उसकी ये मैजिक ट्रेनिंग सच में काम कर गई। उसके चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने की क्षमता हासिल कर ली है। जब जुहुआन अपनी इस सफलता का जश्न मना रहा है, गांव में एक अलग ही साजिश चल रही होती है। एक बूढ़ी औरत गुस्से में एक मुर्गी को लात मारती है और उसे अपने मालिक को न पहचानने के लिए डांटती है। विलेज चीफ आह भरता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी उस कपड़े को लेकर नाराज है जो उसने फॉरेस्ट कीपर को दिया था। वो धैर्यपूर्वक समझाता है कि गांव वर्कर्स और फसल की रक्षा करने वाले कीपर के बिना जीवित नहीं रह सकता। औरत गुस्से में जवाब देती है कि उसे कपड़े का वो कीमती रोल देने का कोई अधिकार नहीं था जिसे उसने 10 साल से बचाकर रखा था। चीफ सहानुभूति दिखाते हुए लेकिन दृढ़ता से समझाता है कि जू हुआन कॉम्बैट में अनुभवी एक शक्तिशाली व्यक्ति है और वे वर्कर्स को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। वो जू हुआन के हाथ पर ठीक हुए काटने के निशान को याद करता है और समझ जाता है कि अफवाहें सच हैं। वो विशाल आदमी एक दुर्लभ हीलिंग मेज है। एक हीलिंग मेज बेहद मूल्यवान होता है और अमीर लोग इसे पाने के लिए बहुत सारा पैसा देंगे। चीफ के मन में लालच भर जाता है क्योंकि वो लग्जरी लाइफ जीने के लिए जू हुआन को रॉयल फैमिली को बेचने की कल्पना करता है। भाग्य से कोई भी इतना समझदार नहीं है जो जू हुआन की असली वैल्यू को समझ सके, लेकिन चीफ को बेहद सावधान रहना होगा ताकि पावरफुल गिल्ड्स उसे जबरदस्ती न पकड़ लें। स्थिति को संभालने के लिए चीफ पुराने गस के जरिए जू हुआन को ट्रेनिंग में व्यस्त रखने की योजना बनाता है, जबकि वो किसी अमीर खरीदार की तलाश करता है। वो बूढ़ी औरत को लिजी से दोस्ती करने का निर्देश देता है और उसे चेतावनी देता है कि जू हुआन बहुत बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला है। अगर वे उसे अपना दुश्मन बनाते हैं तो उसे पता चल सकता है कि वे गुप्त रूप से लोकल लॉर्ड की संपत्ति चुरा रहे हैं। औरत गुस्से में मान जाती है और सहयोग करने के लिए सहमत हो जाती है। चालाक फॉरेस्ट कीपर को किसी भी तरह का शक न हो, इसलिए चीफ ने उन चीजों को वापस करने का फैसला किया जो उन्होंने पहले उसके कैबिन से चुराई थीं। भट्टी में लकड़ी डालते हुए चीफ चुराई हुई चीजें वापस करने पर आह भरता है, लेकिन मुस्कुराता है, ये जानते हुए कि अंत में बड़ी जीत के लिए उसे थोड़ा त्याग करना होगा। ये तरीका पूरी तरह से काम कर जाता है। अपने कैबिन के अंदर जू हुआन अपने डार्क हंटर की यूनिफॉर्म को ठीक करता है क्योंकि लिजी चीफ द्वारा भेजी गई घरेलू सामानों और ताजी सामग्री की भारी डिलीवरी को खुशी खुशी अनपैक करती है। दूध की बोतलों को गले लगाते हुए उसे देखकर कितना खुश महसूस करता है, जू हुआन हंस पड़ता है। वो इस बात से हैरान है कि वो साधारण राशन पर इतनी खुश कैसे हो सकती है। उसने ध्यान दिया कि जब उसकी चोट गायब हुई थी तब भी वो इतनी रोमांचित नहीं थी। वो उसे एक प्यारी मुस्कान के साथ देखता है, ये महसूस करते हुए कि सच्ची खुशी इन छोटी छोटी चीजों में ही मिलती है। जाने की तैयारी करते हुए जू हुआन उस लोकल भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहा था और अजीब तरह से उसे बताता है कि वो बाहर जा रहा है। लिजी मुस्कुराती है और प्यार से उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करती है। उस वाक्य को सही ढंग से दोहराते हुए जुआन एक प्यारी मुस्कान के साथ हाथ हिलाता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। बाहर जुआन पुराने गस के साथ खरगोश के शिकार की तैयारी करता है और अपनी लकड़ियों के ढेर को चेक करता है। छोटी डॉर्थी के बारे में सोचते हुए, जो लगातार मीट खाने के गाने गाती रहती है, वो खुद से कहता है कि उसे आज जरूर सफल होना होगा। अपनी हंटिंग कुल्हाड़ी को पकड़ते हुए जुआन घबराहट में थूक निकलता है और अपने स्किल्स पर शक करता है, लेकिन खुद को अपना दिल मजबूत करने और अपनी मॉडर्न सोच को छोड़ने का आदेश देता। अपने इस इरादे के बावजूद उसका ध्यान एक प्यारे छोटे खरगोश की तरफ जाता है जो मजेदार ढंग से लिजी की छवि में बदल जाता है, जिसने बनी ईयर्स पहने हुए हैं। शर्म से लाल होते हुए वो अपना चेहरा ढक लेता है, ये उम्मीद करते हुए कि जो भी खरगोश उन्हें मिले वो बदसूरत हो ताकि उसे उसका शिकार करने में कोई गिल्ट महसूस न हो। बिल्कुल सही समय पर चमकती लाल आंखों और सिर पर सींग वाला एक डरावना क्रीचर परछाइयों से उसे घूरता है जो किसी सीधे साधे रैबिट जैसा बिल्कुल नहीं लगता। अपने डेली के काम जल्दी से खत्म करने के बाद जुआन को कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। जहां अब उसके लिए छोटी मोटी चोटों को हील करना आसान है, वहीं ऑफेंसिव एलिमेंटल मैजिक का यूज करना अभी भी एक असली चैलेंज है। वो सोचता है कि जायंट वुल्फ के साथ उसकी पहली लड़ाई के दौरान उसका फायर स्पेल इतने अच्छे से क्यों काम कर गया था। वो खुद से पूछता है कि क्या उसका मैजिक सिर्फ लाइफ और डेथ वाली सिचुएशंस में ही एक्टिवेट होता है। उस पावर को फिर से यूज करने की उम्मीद में जुआन अपनी एनर्जी को फोकस करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फायर स्टॉर्म के लिए बुलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वो किसी मिरेकल की उम्मीद नहीं कर रहा था। इसलिए वो इस बात को जाने देता है। फिर भी वो विश करता है कि वो छोटी डॉरथी को खुश करने के लिए ऐसा कर पाता, क्योंकि उसका शांत हीलिंग मैजिक चमकीले फायर स्पेल्स की तरह एक्साइटिंग नहीं है। वो काश एक कूल मैजिक ट्रिक दिखा पाता, इस उम्मीद में कि उसे दिखाने के लिए थोड़ी सी आग ही मिल जाए। जैसे ही वो हार मानने वाला होता है, उसकी उंगलियों के पोरों पर स्पार्क्स दिखाई देते हैं और वो एक छोटी सी फ्लेम को सफलतापूर्वक समन कर लेता है
जो लगभग एक लाइटर के साइज की होती है। उसी पल छोटी डॉर्थी नींद में झूमती हुई कैबिन से बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि जवान क्या कर रहा है, उसकी नींद गायब हो जाती है और वो एक्साइटमेंट में चिल्लाती है कि उसके नए डैड अपने नंगे हाथों से आग निकाल रहे हैं। जुओ उसे पीछे रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड है कि भागकर अपनी मम्मी को बताना चाहती है। वो उसे ऐसे घूरती है जैसे वो कोई सुपर हीरो हो। चिल्लाने की आवाज सुनकर लिजी भागकर बाहर आती है और आग को देखकर शॉक में जम जाती है। उन दोनों को अपनी तरफ तारीफ भरी नजरों से देखते हुए पाकर जुओं का मन करता है कि वो आग को और बढ़ाए। भले ही इसे कंट्रोल करना बहुत ड्रेनिंग है, फिर भी हीलिंग और फायर मैजिक दोनों का होना एक बहुत बड़ी जीत जैसा लगता है। अचानक लिजी हाँफती है जैसे उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद आ गया हो और वो डॉर्थी के साथ वापस अंदर भाग जाती है। वान कंफ्यूज्ड है कि उसकी ऑडियंस उसके मैजिक शो को अचानक छोड़कर क्यों चली गई। इसके अलावा उसे अपने नए स्पेल के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम का एहसास होता है। वो नहीं जानता कि इसे ऑफ कैसे करना है। जैसे ही वो ये मान लेता है कि शायद उसका हाथ हमेशा जलता ही रहेगा, तभी वो आग अपने आप गायब हो जाती है, जिससे वो और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचते हुए वापस अंदर जाता है कि इस वर्ल्ड का मैजिक बहुत अजीब और कंट्रोल करने में मुश्किल है। अंदर वो पाता है कि डॉरथी उनके फूड सप्लाई को उदास होकर घूर रही है क्योंकि बहुत कम मीट बचा है। लिजी अपनी बेटी के इस ड्रामेटिक रिएक्शन पर हंसती है, लेकिन ये साफ है कि वो सच में परेशान है। उसका उदास चेहरा देखकर जुओं को कुछ बड़े रैबिट्स का शिकार करने और अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा फीस्ट घर लाने का मोटिवेशन मिलता है। तभी बूढ़ा गस उसे आवाज देता है, इशारा करते हुए कि अब चलने का समय हो गया है। जुओ अपना गियर उठाता है और गुड बाय कहता है, जबकि डॉर्थी उसे सेफ ट्रिप की विश करती है। वो उसे एक अच्छी बच्ची होने के लिए शाबाशी देता है और फिर लिजी की तरफ मुड़कर उसे सेफ रहने के लिए कहता है। वो झुकता है और लिजी को किस करता है और पीछे न छूट जाने की चाह में छोटी डॉर्थी भी एक गुड बाय किस मांगती है। जुआन खुशी खुशी अपने घुटनों पर बैठता है और उसके गाल पर एक प्यारा सा किस करता है, जिससे वो खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो पास जाता है, वो मजाक में उस पर उनके कीमती मीट में से कुछ चोरी छिपे खाने का आरोप लगाता है, जिसे वो प्राउडली मान लेती है। अपने फाइनल गुड बाय कहने के बाद जुआन और गस पहाड़ों की गहराई में चले जाते हैं। वो बूढ़ा वेटरन तुरंत इस हाइक को एक सर्वाइवल लेसन में बदल देता है। लगातार जुआन से पूछता है कि कौन से पेड़ सबसे अच्छे जलाऊ लकड़ी बनते हैं। वो उससे ताजा रैबिट ड्रॉपिंग्स का एनालिसिस करवाता है ताकि वो सीख सके कि शिकार को कैसे ट्रैक करना है। अचानक गस उसे रुकने का इशारा करता है और उनके एक ट्रैप की तरफ पॉइंट करता है। जुआन एक प्यारे से बन्नी को देखने की उम्मीद करता है, लेकिन रस्सी से लटके एक बड़े मस्कुलर बीस्ट को देखकर डर जाता है। वो जल्दी ही समझ जाता है कि इस वर्ल्ड के रैबिट्स नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हैं। वो कंगारू के मिक्सचर जैसे दिखते हैं। गस नोट करता है कि वो गुस्सैल मॉन्स्टर अभी भी फुल ऑफ एनर्जी है, जिससे ये जू हुआन की ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट पहला टारगेट बन जाता है। हालांकि वो वेटरन हंटर उसे वार्निंग देता है कि ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक आक्रामक बीस्ट का सामना करना जो वापस लड़ सकता है, बेबस जानवरों का शिकार करने से बिल्कुल अलग है। गस एडमिट करता है कि इतने सालों बाद भी उसे अपने पहले किल के एड्रेनालाइन रश की याद है। वो जू हुआन से आगे बढ़ने और उस बो और एरो को खींचने के लिए कहता है जो उसने उसके लिए तैयार किया है। फॉर्चुनेटली जुहुआ ने लोकल लैंग्वेज इतनी सीख ली है कि वो उस बूढ़े आदमी के इंस्ट्रक्शंस को समझ सके। गस उसे बताता है कि पहला किल उसका है, लेकिन उसके दिमाग में एक कठिन लेसन है। वो जुहुआन को दिखाना चाहता है कि हंटिंग सच में कितनी ब्रूटल होती है। वो जुहुआ को और पास आने और छटपटाते हुए बीस्ट के पैर में पहले शूट करने का ऑर्डर देता है, जिससे जुहुआ सरप्राइज्ड हो जाता है। लेकिन उस बूढ़े आदमी की इस अजीब रिक्वेस्ट के पीछे एक रीजन है। वो चाहता है कि जुहुआन एक लाइव मूविंग टारगेट पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करे, ताकि वो दर्द से तड़पते जानवर को शूट करने के आदी हो सके। गस की नजरों में ये पहाड़ एक न्यूट्रल जगह है जो किसी का फेवर नहीं करती। उनका मानना है कि अगर हंटर्स रूथलेस नहीं होंगे तो जंगली जानवर आखिरकार जीत जाएंगे। जुहुआन को वार्निंग देते हुए कि उसका सर्वाइवल इसी कोल्ड माइंडसेट पर डिपेंड करता है, गस उससे शूट करने की डिमांड करता है। लेकिन जुहुआन के मॉडर्न मॉरल्स उसे झिझकने पर मजबूर कर देते हैं। वो जानता है कि उस क्रीचर के पैर में शूट करने से उसे सिर्फ बेवजह का दर्द ही मिलेगा। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, ये समझने में असमर्थ कि वो बूढ़ा आदमी उसे इतना क्रूर होने के लिए क्यों फोर्स कर रहा है। गस उस पर चिल्लाता है कि जल्दी करो और पहले पैर पे शूट करो, फिर सिर पर। जैसे ही वो निशाना लगाता है, जुवान को इस वर्ल्ड में अपने पहले डरावने दिनों के डार्क फ्लैशबैक्स याद आते हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो एक भूखे शरीर में जागा था, सड़ते हुए शवों से भरे पिंजरे में बंद, एक असली नर्क। जैसे ही वो जायंट रैबिट छटपटाता और गुर्राता है, जुवान खुद से एडमिट करता है कि वो इन खतरनाक पहाड़ों में हंटिंग या सरवाइव करने के बारे में कुछ नहीं जानता।
उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो इस क्रूर न्यू वर्ल्ड में कैसे सरवाइव कर पाएगा। लेकिन गस को देखकर उसे एक बात का एहसास होता है। वो बूढ़ा आदमी वास्तव में उसे एक सच्चे हंटर के रूप में सरवाइव करने के लिए ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। नए दृढ़ संकल्प के साथ जू हुआन अपनी झिझक को एक तरफ हटाता है और तीर को सीधे अपने शिकार की ओर छोड़ देता है। जैसे ही उसका तीर जंगली रैबिट के पैर में चुभता है, जू हुआन को एहसास होता है कि उसने सच में अपना टारगेट हिट कर दिया है। लेकिन उसे सेलिब्रेट करने देने के बजाय गस तुरंत उससे उस बेचारे जानवर को दोबारा शूट करने के लिए कहता है, जिससे जुआन हैरान हो जाता है। गस उसे इस बार रैबिट के सामने वाले पंजों पर निशाना लगाने का ऑर्डर देता है, और भले ही जुआन नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों करना है, उसे भरोसा है कि उसके मेंटर के पास कोई अच्छा रीजन होगा। उसे उस क्रीचर के लिए दया आने लगती है, लेकिन वो लिजी और डोरथी के बारे में सोचकर तुरंत उन फीलिंग्स को दूर धकेल देता है। वो खुद को रैबिट की दर्द भरी चीखों को नजरअंदाज करने और उन्हें नॉर्मल जानवरों की आवाज की तरह मानने के लिए मजबूर करता है, ये तय करते हुए कि अगर उन दो लड़कियों को सेफ रखने और खाना खिलाने के लिए उसे मॉन्स्टर या कातिल भी बनना पड़े तो वो बनेगा। एक बार शिकार खत्म होने के बाद जुओ खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाता कि उसने अभी क्या किया है, जानबूझकर रैबिट को हर्ट करने के लिए गिल्टी फील करते हुए, जबकि वो उसकी लाइफ जल्दी खत्म कर सकता था। ये उसे बहुत क्रूर लगता है, जैसे वो जंगल के नेचुरल रूल्स को तोड़ रहा हो। हालांकि वो खुद को याद दिलाता है कि हंटिंग को अच्छा या दयालु नहीं होना होता, ये सिर्फ सर्वाइवल की एक कठिन लड़ाई है। हालांकि वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो आज के दिन की क्रूरता को कभी नहीं भूलेगा। एक पल बाद गस जुआन से पकड़े गए रैबिट्स को इकट्ठा करने और वापस चलने के लिए कहता है, और जुआन उसकी इस मदद के लिए उसे थैंक्स कहता है। लेकिन गस उसे रोकता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि जाने से पहले पकड़ने के लिए अभी भी एक और रैबिट बचा है। अपने बैग में पहले से मौजूद रैबिट्स को ध्यान से देखते हुए जू हुआन उनके बीच एक बहुत ही अजीब रैबिट देखता है, और गस उसे तुरंत इस आखिरी अनोखे क्रीचर को पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की तैयारी करता है, जू हुआन के दिमाग में एक बिल्कुल अलग आइडिया आता है। इसे मारने के बजाय वो इसे जिंदा रखने के बारे में सोचता है, ये महसूस करते हुए कि रैबिट्स तेजी से बढ़ते हैं और उन्हें खिलाना आसान होता है, जो फ्यूचर में मुश्किल समय आने पर उन्हें एक स्थिर फूड सप्लाई दे सकता है। इस स्मार्ट प्लान से इंस्पायर्ड होकर जू हुआन फैसला करता है कि वो रैबिट की लाइफ खत्म करने के बजाय उसे जिंदा कैप्चर करेगा। जब वो ये आइडिया शेयर करता है तो गस मुस्कुराता है और एग्री करता है कि ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है। इसके साथ जुआन अपना फोकस रैबिट्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पकड़ने पर शिफ्ट कर देता है। जब तक सूरज ढलना शुरू होता है, वे दोनों आखिरकार एक छोटे कैबिन में वापस आ जाते हैं। उस कोजी घर के चारों ओर देखते हुए जुआन मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहां उसने कभी भी फैमिली होने की उम्मीद नहीं की थी और उसके पास चेज करने के लिए कोई रियल गोल्स नहीं थे। ये न्यू लाइफ उसे अजीब लगती है, लेकिन वो अब ये रियलाइज करने लगा है कि चीजें कितनी बदल गई हैं जब उसके पास आखिरकार वो फैमिली है जो वो हमेशा से चाहता था। पहली बार उसे लगता है कि उसके पास एक असली पर्पस है और हर सिंगल डे कड़ी मेहनत करने का एक रीजन है। जब वो इस बारे में सोच रहा होता है तो घर के पास कुछ लकड़ी के बोर्ड्स उसकी नजर में आते हैं। एक बड़े लोहे के बर्तन पर टंगा एक साइन बोर्ड उसका ध्यान खींचता है, क्योंकि उस पर उकेरे गए सिंबल्स बिल्कुल लोकल राइटिंग सिस्टम की तरह दिखते हैं। क्यूरियस होकर वो उन साइंस में से एक को उठाता है और उसे गस को दिखाता है, ये साफ करते हुए कि वो लैंग्वेज सीखना चाहता है। और गस तुरंत समझ जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में सीखने के लिए रेडी है। गस फिर उसे कुछ और लकड़ी के बोर्ड सौंपता है और उनसे कहता है कि जब वे साथ चलें तो उन्हें अपने साथ ले लें। उस मोमेंट से जू हुआन खुद को अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करने में डेडिकेट कर देता है। जू हुआन को इतनी कड़ी मेहनत से पढ़ते देख गस उसे बहुत ही अनयूजुअल आदमी मानता है, ये सोचते हुए कि उसके जैसा इंसान पढ़ना और लिखना सीखने के बारे में इतना क्यों सोचता है। ये गस को उसके खुद के पास्ट की याद दिलाता है, ये याद करते हुए कि कैसे उसने सालों पहले वही लर्निंग टूल्स खरीदे थे, इस उम्मीद में कि मिलिट्री ज्वाइन करने से शायद उसे एक दिन किसी नोबल के लिए काम करने का मौका मिले। गस को पढ़ना सीखने में सालों लग गए और पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगता है कि वो सारी कड़ी मेहनत ज्यादातर बेकार ही रही। वो जल्दी से अपना सिर हिलाता है, खुद को अपने पास्ट के फेलियर्स के बारे में सोचना बंद करने और प्रेजेंट पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। इसके बजाय गस अपना ध्यान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ मोड़ता है, ये जानते हुए कि आखिरकार पहाड़ों में गॉब्लिन्स के किसी भी निशान को गहराई से खोजने का समय आ गया है। वो जानता है कि उन जंगली चोटियों में कहीं ना कहीं एक गॉब्लिन विलेज छिपा होना चाहिए और वो उस डेंजरस टेरिटरी में कदम रखने के लिए खुद को तैयार करता है। क्योंकि गर्म स्प्रिंग के महीनों में मॉन्स्टर्स हमेशा ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए गॉब्लिन अटैक्स का बढ़ना तय है, जिससे ये काम और भी अर्जेंट हो जाता है। भले ही जुआन अभी भी एक बिगिनर है, गस इस बात से हैरान है कि वो यंग आदमी कितनी तेजी से सीख रहा है, ये जानते हुए कि वो जल्द ही एक असली लड़ाई में खुद को संभाल सकता है।
जबकि गस के घायल पैर का तेज दर्द उसे याद दिलाता है कि गॉब्लिन्स के खिलाफ बदला लेने का उसका मौका बहुत जल्द आने वाला है। उधर जुआन के घर पर एक प्यारा सीन सामने आ रहा है क्योंकि छोटी डॉर्थी एक्साइटमेंट में लिजी से पूछती है कि क्या उसे भी कुछ स्पेशल मिलेगा, और लिजी खुशी से मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। लिजी मजाक करती है कि डॉर्थी पहले ही वही सवाल 100 बार पूछ चुकी है। हालांकि उस छोटी बच्ची को बिल्कुल याद नहीं है कि उसने कितनी बार पूछा है। तभी दरवाजा खुलता है और जू हुआन आखिरकार घर में कदम रखता है, जिससे डॉर्थी सीधे उसकी बाहों में एक बड़ी हग के लिए दौड़ पड़ती है। जब जू हुआन अपना भारी हंटिंग बैग लकड़ी के फर्श पर रखता है तो डॉर्थी नोटिस करती है कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो पूछती है कि क्या वो घर पर किसी तरह का मैजिक लेकर आया है। जूओ धीरे से हंसता है, उसे बताता है कि ये मैजिक नहीं है और उन्हें दिखाने के लिए घुटनों के बल बैठ जाता है कि वो क्या लाया है। जैसे ही वो सावधानी से बैग खोलता है, एक छोटा रैबिट अचानक अपना सिर बाहर निकालता है और फर्श पर कूद पड़ता है। डॉर्थी बिल्कुल शॉक में घूरती है क्योंकि ये कोई नॉर्मल रैबिट नहीं है। उसके माथे से ठीक एक नुकीला छोटा सींग निकला हुआ है। छोटी डॉर्थी तुरंत जुओं द्वारा घर लाए गए उस प्यारे सींग वाले रैबिट की दीवानी हो जाती है, लेकिन लिजी उसे दूरी बनाए रखने की वार्निंग देती है, ये सोचकर कि वो क्रीचर सच में डेंजरस हो सकता है। लिजी खुद उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। उसे सरप्राइज करते हुए वो पहली ही बार में रैबिट को पकड़ लेती है, तुरंत महसूस करते हुए कि एक हेल्दी जंगली जानवर खुद को इतनी आसानी से कभी पकड़ने नहीं देता। पास से देखने पर वो नोटिस करती है कि वो बेचारा जीव कांप रहा है और बुरी तरह घायल है। ये महसूस करते हुए कि रैबिट दर्द में है, डॉर्थी तुरंत परेशान हो जाती है। वो तुरंत अपने डैड की तरफ मुड़ती है, उनसे अपने नए पेट को बचाने की भीख मांगती है। जू हुआन बिना हिचकिचाए लिजी से रैबिट को उसे सौंपने के लिए कहता है ताकि वो मदद कर सके। कांपते हुए जीव को अपने हाथों में लेकर जू हुआन अपने नए खोजे गए हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिससे एक पल में रैबिट का दर्द पूरी तरह गायब हो जाता है। तुरंत हुए इस मिरेकल को देखकर डॉर्थी पूरी तरह से दंग रह जाती है, जिससे जुहुआ उसकी नजरों में एक सीधा साधा सुपर हीरो बन जाता है। अपने हीलिंग मैजिक पर प्राउड फील करते हुए जुहुआन को डॉर्थी से एक बड़ी हग मिलती है। इससे पहले कि वो रैबिट को नीचे रख पाता, वो उसे रुकने के लिए चिल्लाती है और बास्केट लेने के लिए भाग जाती है। जुहुआ सावधानी से जीव को अंदर रखता है और डॉर्थी ये देखकर रोमांचित हो जाती है कि वो छोटा जीव पहले से ही गहरी नींद में है और दर्द से बाहर है। जुओ डॉर्थी से कहता है कि बन्नी की देखभाल करना अब ऑफिशियली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के कारण बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आता। फॉर्चुनेटली लिजी ट्रांसलेट करने के लिए बीच में आती है, ये समझाते हुए कि उसके पापा चाहते हैं कि वो बन्नी की प्राइमरी केयर टेकर बने। इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेहद रोमांचित होकर डॉर्थी प्राउडली प्रॉमिस करती है कि वो अपने नए पेट की सबसे अच्छी देखभाल करेगी। अपनी फैमिली को इतना खुश देखकर जुओ मन ही मन उनकी मुस्कान को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है, जिससे उसे लिजी से एक प्यारी वार्म स्माइल मिलती है। एक बार रात होने पर डॉर्थी अपने नए सींग वाले बन्नी के साथ बिल्कुल पास में गहरी नींद सो जाती है। बच्चे के सोने के बाद जुआन और लिजी देर रात तक स्टडी और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा लड़का इंसान के लालच पर विचार करता है, ये मानते हुए कि भले ही उसे जो कुछ मिला है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। वो खुद को और अधिक चाहने से नहीं रोक पाता। उसे याद आता है कि कैसे वो एक स्लेव कैरेज में बंद था, बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। तब सिर पर छत पाना एक सपना था, लेकिन अब जब उनके पास एक कैबिन है, वो पहले से ही इसे एक्सपैंड करना चाहता है ताकि डॉर्थी के पास दौड़ने के लिए काफी स्पेस हो। जैसे ही लिजी पेशेंटली उसे राइटिंग लेसन सिखाती है, जुहुआ खुद को उनकी लैंग्वेज मास्टर करने के लिए पुश करता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर फ्यूचर सिक्योर कर सके। लेकिन इस न्यू लाइफ द्वारा दी गई सभी इनक्रेडिबल चीजों में से जुहुआ एडमिट करता है कि वो जिस एक चीज के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटफुल है वो है ठीक उसके बगल में बैठी ये अमेजिंग वुमन। जब लिजी पेशेंटली जुओं को वोकैबुलरी स्टडी करने में हेल्प करती है तो हमारा लड़का नोटिस करता है कि दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वो काफी थकी हुई लग रही है। बदले में उसे थैंक्स करने के लिए जुओन उसे एक रिलैक्सिंग शोल्डर मसाज देने के लिए उसके पीछे जाता है, जिससे वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो प्यारा मोमेंट जल्दी ही बेहद रोमांटिक हो जाता है क्योंकि जुओ उसे एक वार्म एम्ब्रेस में खींच लेता है और मोमबत्ती बुझने के साथ उनकी रात एक कोजी नोट पर खत्म होती है। अगले दिन कैरेजेस रोड से होते हुए 1-1.5 दिन की दूरी पर स्थित एक बड़े सिटी की ओर जा रही हैं। उन ऊबड़ खाबड़ तंग गाड़ियों में से एक के अंदर लालची विलेज चीफ फंसा हुआ है, जो अपने अकड़े हुए जोड़ों और महंगे ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में बड़बड़ा रहा है। लेकिन उस बूढ़े बास्टर्ड को पता है कि ये परेशानी पूरी तरह वर्थ इट होने वाली है, खासकर इसलिए क्योंकि रेयर हीलिंग मेजेस आमतौर पर फिजिकली कमजोर होते हैं। इसके विपरीत जुवान एक लिटरल पावर हाउस है, एक बड़ा जायंट जो अपने नंगे हाथों से बदमाशों को आसानी से तबाह कर सकता है।
चीफ मुस्कुराता है, ये सोचकर रोमांचित कि वो एक सिटी ब्रोकर को ये गोल्डन इंफॉर्मेशन बेचकर कितनी बड़ी फॉर्च्यून बनाने वाला है। गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स आने वाले वॉर के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या उनके किंगडम को तराजू के पलड़े को मोड़ने के लिए अपने खुद के एक लेजेंडरी हीरो को समन करना चाहिए। अफवाहें पहले से ही फैल रही हैं कि लोकल टेम्पल ने सफलतापूर्वक एक हीरो को समन कर लिया होगा। हालांकि हर कोई इस बात को लेकर काफी स्केप्टिकल है कि क्या ये लेजेंडरी फिगर सच में रियल है। एक ट्रैवलर पॉइंट आउट करता है कि एक सच्चे हीरो का लुक पूरी तरह से यूनिक और फॉरेन होना चाहिए, जिसका मतलब है कि लेजेंड के नाम पर पैसे कमाने की कोशिश करने वाले कोई भी फेकर्स तुरंत एक्सपोज हो जाएंगे। वॉर की ये सारी बातें सुनकर विलेज चीफ को एक बड़ा रियलिटी चेक मिलता है, जिससे उसे याद आता है कि उनका शांत छोटा विलेज वास्तव में दुश्मन देश के बॉर्डर के काफी करीब है। ये महसूस करते हुए कि कभी भी आक्रमण हो सकता है, वो बूढ़ा बास्टर्ड डिसाइड करता है कि उसे जूऑन की इन्फो बेचनी होगी, पैसे लेने होंगे और सब कुछ बर्बाद होने से पहले विलेज छोड़ना होगा। इस बीच शांत कैबिन में वापस डॉरथी अपने सोते हुए बेबी बन्नी को पोक करने में बिजी है, जिससे लिजी उसे मजाक में वार्निंग देती है कि उनका नया पेट निश्चित रूप से मेनू में नहीं है। डॉरथी मजाकिया अंदाज में खुद का बचाव करती है, अपनी मम्मी को सिली कहती है, लेकिन लिजी ये पॉइंट आउट करके उसे पूरी तरह से टोकती है कि वो सचमुच रैबिट को देखकर लार टपका रही है। ये महसूस करते हुए कि ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, डॉरथी एक्साइटमेंट में कुछ फूड लेती है और जानवरों को खिलाने के लिए बाहर भागती है। अपने रास्ते में वो एक नए बने लकड़ी के फेंस के पास से गुजरती है और थोड़े समय के लिए सोचती है कि उसके पापा फेंस क्यों बनाएंगे जब उनके पास पहले से ही एक बेहतरीन घर है। उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि जुओं ने उनके लाइव स्टॉक को सेफ रखने के लिए एक कस्टम पेन बनाया है और वो खुशी खुशी उस एनक्लोजर की तरफ बढ़ती है। हालांकि लकड़ी के लट्ठों के ऊपर से झांकते हुए डॉरथी को उन जायंट मस्कुलर वाइल्ड रैबिट्स को देखकर तुरंत घिन आ जाती है जिन्हें जुओं ने पहले पकड़ा था। वो चुपचाप जज करती है कि वे कितने बड़े और बदसूरत हैं। वो खुशी खुशी ताजी घास का एक बड़ा ढेर पेन में डालती है और उन जायंट रैबिट्स से खाने के लिए कहती है। वो उन्हें तमीज से रहने के लिए कहती है क्योंकि वो आज खेलने के लिए बहुत बिजी है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो बिल्कुल चौंक जाती है और देखती है कि उसके हाथों में और भी ज्यादा फ्रेश घास रहस्यमयी तरीके से आ गई है। नेचर कैसे काम करता है, इस बात को पूरी तरह से गलत समझते हुए डॉरथी ये मान लेती है कि उसने अपनी खुद की मैजिक पावर्स अनलॉक कर ली हैं और वो जूऑन के वापस आने पर उसे शो ऑफ करने का इंतजार नहीं कर सकती। वो तो अपने काल्पनिक विजार्ड स्टेटस को लेकर इतनी हाइप हो जाती है कि अपने पेरेंट्स को खिलाने के लिए उनके भेड़िए के मांस को खाने के एक बड़े पहाड़ में बदलने का सपना देखने लगती है। कैबिन के अंदर वापस आए तो चीजें काफी ज्यादा रियलिटी से जुड़ी हुई हैं। लिजी जूहुआन के बड़े से भेड़िए की खाल को पकड़कर बैठी है और उस मर्चेंट की गाड़ी को लेकर परेशान हो रही है जो जल्द ही गांव में आने वाली है। वो जानती है कि मर्चेंट इस हाई ग्रेड भेड़िए के फर के लिए अच्छी कीमत देगा, लेकिन क्योंकि ये उन्हें बचाने के लिए जूहुआन का पहला शिकार था, इसलिए वो इसे बेचने के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। लेकिन उनके विंटर की तैयारियों की लिस्ट बहुत बड़ी है। जूहुआन को किसी भी तरह से ढंग के कपड़े और बूट्स चाहिए और उन्हें सरवाइव करने के लिए अभी भी बेसिक किचन के बर्तन, एक कैंटीन और असली सामानों की जरूरत है। उसे एहसास होता है कि एक अकेली सस्ती खरगोश की खाल से विंटर काटने के लिए जरूरी चीजों का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं खरीदा जा सकेगा। एक मुश्किल लेकिन मजबूत फैसला लेते हुए लिजी अपने लंबे बालों को बांधती है और पक्के इरादे से कैंची उठाती है। अपने परिवार के लिए एक बड़ा पर्सनल सैक्रिफाइस करने की तैयारी करती है। तभी जूहुआन आखिरकार कैबिन में वापस आता है और डॉरथी तुरंत दौड़कर अपने पापा का स्वागत करने के लिए उन्हें गले लगा लेती है। लेकिन जैसे ही लिजी भी उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती है, जूहुआन वहीं जम जाता है। उसका मुंह बिल्कुल सदमे में खुला का खुला रह जाता है। डॉरथी एक्साइटमेंट में इस बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है और बताती है कि लिजी ने अपने सुंदर लंबे बाल पूरी तरह से काट लिए हैं ताकि उन्हें बेचकर वे आखिरकार अपने विंटर के सामान खरीद सकें।